जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं, मुझे अपने पास किसी औरत के तेजी से सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज धीमी है, टूटी हुई और कांपती हुई। मैं अपना सिर घुमाता हूं और खिड़की से आती हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ देख पाता हूं। अंधेरे में भी वो बला की खूबसूरत लग रही है, लेकिन उसकी कॉलर बोन पर पड़े नीले निशान दिल दहला देने वाले हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तभी मेरे दिमाग में एक आदमी की हंसी गूंजती है। हा 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 हा। क्या अभी तक मुझसे डर लगा? बेल्ट के चलने की आवाज, एक बोतल के टूटने का शोर और एक औरत की सिसकियां। वो सोचता है, ये निशान ये मैंने ही दिए हैं। मैं एक ऐसे आदमी के शरीर में आ गया हूं जिसका नाम भी मेरे जैसा ही है। एक शराबी, अपनी पत्नी को पीटने वाला और एक घटिया इंसान। अपनी पिछली जिंदगी में मैं जेसन चेन था, एक $100 बिलियन बिजनेस लेजेंड। और अब मैं इस टूटे हुए घर के मालिक के रूप में जागा हूं, एक जुआरी जो अपनी बीवी को पीटता है। वो कहती है, क्या आप जाग गए? मैं जवाब देता हूं, हाँ, नींद नहीं आ रही। वो कहती है, मैं आपके लिए चाय लाती हूं। मैं उसे रोकता हूं, जरूरत नहीं है। तुम जाकर सो जाओ। मैं अपनी आवाज जितनी हो सके उतनी नरम रखता हूं, लेकिन वो एक सहमे हुए खरगोश की तरह चौंक जाती है। ठंडे फर्श पर नंगे पांव चलते हुए वो दरवाजे तक पहुंचती है और पीछे मुड़कर देखती है। वो मुझे नहीं देख रही। वो कोने में सो रही अपनी छोटी बेटी चेरी को देख रही है। उसे देखकर मेरे सीने में एक अजीब सी हलचल होती है। मैंने बिजनेस की दुनिया में हर तरह का धोखा देखा है। अरबों की डील्स की हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिला हूं और अनगिनत औरतों को जानता हूं। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन ऐसी औरत कभी नहीं देखी जो इतनी बुरी तरह पीटने के बाद भी दबे पांव चलती है ताकि उसे चोट पहुंचाने वाला आदमी जाग न जाए। और दूसरी बात, वो ये देख रही है कि उसकी बेटी ठीक से सोई है या नहीं। मैं उठकर बैठता हूं और अपना सिर पकड़ लेता हूं, क्योंकि पुरानी यादें मेरे दिमाग में उमड़ने लगती हैं। ये आदमी जुआ खेलता है और जब हारता है तो अपनी बीवी को पीटता है। अपना मुंह बंद रख, बाहर निकल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा खेल खराब करने की? सबसे बुरी पिटाई की वजह से मियां 3 दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाई थी। फिर भी वो खुद को घसीटते हुए उसके लिए खाना बनाने उठी। उसने अपनी जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। पूरा घर मियां की फलों की दुकान से चलता था। वो महीने के मुश्किल से 2 या 3 हजार कमाती थी और ये सब जुए में उड़ा देता था। जब वो हारता तो घर आकर और पैसों की मांग करता। उसे अपनी बेटी तक की फिक्र नहीं थी। एक बार चेरी को 102 डिग्री बुखार था और वो जुए की मेज पर बैठा था। जब किसी ने उसे फोन किया तो उसने बेरुखी से कहा, मैं ताश खेल रहा हूं, जब वो मर जाए तब मुझे बताना। और कल रात उसने कहा था, भाई मैं फिर से हार गया। कोई बात नहीं, मैं बदले में मियां को सौंप दूंगा। वो बहुत खूबसूरत है, कल आकर खुद देख लेना। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और एक गहरी सांस लेता हूं। मियां चाय का कप लेकर आती है। नींद में चेरी बेचैनी से कुनमुनाती है। मैं मच्छरदानी उठाता हूं और कप पकड़ लेता हूं। मैं कहता हूं, अंदर आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि मच्छर अंदर जाएं और बच्ची को काटें। मियां का सिर झटके से ऊपर उठता है और वो मुझे घूरने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जो आदमी उसे मारने और गाली देने के अलावा कुछ नहीं करता, उसने ऐसी बात कही है। वो बिस्तर पर आती है, चेरी को सुलाती है और फिर मेरी तरफ पीठ करके लेट जाती है। उसका शरीर तनाव में है। कुछ देर बाद वो एक खोखली हंसी हंसती है। वो कहती है, नींद नहीं आ रही है ना? मैं बस हूं हां करता हूं, जैसे उसे इसी इशारे का इंतजार था। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो अपनी नाइट गाउन का बटन खोलने लगती है। बिस्तर चरमराता है। उसकी आवाज सपाट है, आवाज मत करना। मेरा दिमाग सन्न रह जाता है। पल भर में मुझे समझ आता है कि असली जेसन अपनी सोती हुई बेटी के बगल में ही अपनी पत्नी के साथ ये सब करता था, सिर्फ इसलिए ताकि उसका गुस्सा शांत रहे। मेरे अंदर नफरत और गुस्से की एक लहर दौड़ जाती है। मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता हूं, मियां, मेरी बात सुनो। तुम्हें अब ये सब दोबारा कभी नहीं करना पड़ेगा। सो जाओ। मैं तुम्हें और चेरी को एक असली जिंदगी दूंगा। मेरा दिमाग अभी से योजना बनाने लगा है। सुबह की पहली किरण के साथ ही मेरी आंखें खुल जाती हैं। ये कोई आदत नहीं है, बल्कि मेरे सीने में सब कुछ ठीक करने की एक आग जल रही है जो मुझे सोने नहीं दे रही। मियां बहुत धीरे से चेरी को बिस्तर से उठा रही है। मुझे जागा हुआ देखकर वो घबरा जाती है और कहती है, सॉरी। मैं उठकर बैठता हूं और कहता हूं, मैं खुद ही जाग गया था। आज मैं चेरी को स्कूल छोड़ दूंगा और फिर दुकान पर तुम्हारी मदद करने आऊंगा। मुझे पता है कि उसे लग रहा है कि मैं फिर से पैसों के लिए नाटक कर रहा हूं। डर अब उसकी फितरत बन चुका है।
लेकिन इस बार मैं किचन की तरफ जाता हूं। फ्रिज में कुछ अंडों और ठंडे चावलों के अलावा कुछ नहीं है। ये देखकर दिल बैठ जाता है। लेकिन जब मैं मेज पर सुनहरे फ्राइड राइस की 2 प्लेटें रखता हूं तो मिया और चेरी ऐसे देखती हैं जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। चेरी अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाती है और कहती है, मम्मी, पापा खाना बना सकते हैं। मिया कोई जवाब नहीं देती, बस मुझे देखती रहती है। बाजार में बहुत शोर और भीड़ है। मैं मिया की फलों की दुकान के सामने खड़ा होकर थोड़ा परेशान हूं। दुकान बहुत खाली है। सेबों को बिना किसी तरतीब के बस ढेर लगा दिया गया है। एक कार्डबोर्ड पर लिखा है 1.90 पर पाउंड। पड़ोस वाली सब्जी वाली जोर से ताना मारती है, अरे देखो आज कौन मदद करने आया है, लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा है। सिर्फ एक प्रोडक्ट, कोई कॉम्पिटिटिव एज नहीं, और मुनाफा भी बहुत कम। मियाँ दुकान की फीस भरने जाती है और जाते जाते घबरा कर कहती है, सेबों की होलसेल कीमत $1.50 है। समझ गए ना? मैं नीचे झुककर एक लाल प्लास्टिक बैग उठाता हूं और उसे तौलता हूं। फिर मैं गुजरती हुई भीड़ को देखता हूं जो दुकान को ऐसे नजरअंदाज कर रही है जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आता है। मैं एक कार्डबोर्ड फाड़ता हूं और उस पर मार्कर से 2 बड़ी लाइनें लिखता हूं। मैं पुराने 190 वाले साइन को हटाकर नया साइन लगा देता हूं। पड़ोस वाली औरत अपनी गर्दन उचकाकर देखती है और जोर से हंसने लगती है। $20 अ बैग। जितना चाहो उतना भर लो। जेसन चैन, तुम्हारा दिमाग शराब में गल गया है क्या? तुम सड़क पर आ जाओगे। मैं धीरे से खड़ा होता हूं और मुस्कुराकर कहता हूं, मैडम, आप इसे सिर्फ वजन के हिसाब से नहीं तौल सकती। मैं एक बैग से पैसे नहीं कमाना चाहता। मैं बस पूरा स्टॉक जल्दी खत्म करके कैश फ्लो बढ़ाना चाहता हूं। नया साइन काम कर जाता है। एक आदमी पास आता है और पूछता है, भाई, क्या सच में $20 में पूरा बैग भर सकते हैं? ये सेब खट्टे तो नहीं है? मैं फौरन एक सेब छीलकर उसे चखने के लिए देता हूं। चखकर देखिए, मीठा लगे तभी लीजिएगा। वो उसे चखता है और बिना कुछ कहे बैग भरना शुरू कर देता है। वो बैग को उसकी हद तक भरने की कोशिश कर रहा है। मैं शांति से मुस्कुराता हूं। अगर आप इसे उठा सकते हैं तो ये आपका है। ये लाइन सुनते ही भीड़ टूट पड़ती है। $20 ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना चाहो उतना भर लो वाली बात लोगों के लालच को जगा देती है। पड़ोस वाली औरत का मुंह खुला का खुला रह जाता है। देखते ही देखते सेब खत्म होने लगते हैं। इधर मियाँ वापस आती है और भीड़ देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि मैंने कोई तमाशा कर दिया है। लेकिन जब वो पास आती है तो मुझे शांति से पैसे लेते और बैग देते हुए देखकर दंग रह जाती है। जब उसकी नजर साइन पर पड़ती है तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या तुम पागल हो गए हो? $20 में जितना चाहो उतना, हम सब कुछ गवा देंगे। मैं उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता हूं, शांत रहो, इस बैग में ज्यादा से ज्यादा 5 किलो सेब आते हैं। हम मुनाफा कमा रहे हैं। देखो, उन्हें लग रहा है कि वो हमें लूट रहे हैं और इसी चक्कर में वो हमें पैसे दे रहे हैं। वो हैरान होकर पूछती है, हमने कितने पैसे कमाए? मैं कहता हूं, लगभग 500। 500? वो मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं कोई अजनबी हूं। सेब खत्म होने वाले हैं, लेकिन लाइन बढ़ती जा रही है। मैं पूछता हूं, क्या और माल मंगवाएं? भीड़ चिल्लाती है, भाई और मंगवाओ। मियाँ अपने सप्लायर ओल्ड ली को फोन करती है और पूरा एक ट्रक सेब मंगवाती है। जब ओल्ड ली वहां पहुंचता है तो नजारा देखकर दंग रह जाता है। स्कूल से चेरी को लेने का वक्त होने तक आधा ट्रक खाली हो चुका होता है। ओल्ड ली हिसाब लगाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेरे भगवान, तुमने आज 1000 से ज्यादा का माल बेच दिया। मियाँ को यकीन नहीं होता। मैं कहता हूं, आज की कमाई लगभग $4300 है। ये एक छोटी रकम है, लेकिन इस परिवार को दोबारा खड़ा करने का पहला कदम है। दुकान बंद करने के बाद मैं मियाँ को ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ले जाता हूँ। मछली, मीट, पसलियां, लगभग $300 का बिल बनता है। मियाँ कुछ कहना चाहती है लेकिन चुप रहती है। मुझे पता है उसे दुख हो रहा है, लेकिन आज हम जश्न मना रहे हैं। स्कूल से चेरी को लेते ही वो सामान देखकर उछल पड़ती है। पापा, क्या आज दावत है? मैं उसे चूमते हुए कहता हूँ, बिल्कुल, आज तुम्हारी पसंद का खाना बनेगा। चेरी खुशी से मेरे चारों तरफ नाचने लगती है। मियाँ हमें देखती है और उसकी आंखों में एक नरमी आ जाती है। इतने समय बाद इस घर में थोड़ी गर्माहट आई है। हम तीनों हंसते बात करते घर लौट रहे हैं। तभी एक दुकान के पास चेरी मेरा हाथ खींचती है और एक कांच के टैंक की तरफ इशारा करती है। पापा देखो, छोटी सुनहरी मछली। वो बस कुछ डॉलर की मछली है, लेकिन चेरी के लिए अनमोल खजाना। मैं कहता हूँ, ठीक है, हम तुम्हारे लिए ये खरीदेंगे। मियाँ कहती है, मैं घर जाकर सब्जियां धोती हूँ।
तुम जल्दी आना। मैं चेरी के साथ मछली चुन रहा हूं, तभी मेरी नज़र घर के दरवाजे पर खड़े कुछ गुंडों पर पड़ती है। उन्होंने मिया को रोक लिया है। मेरा दिल बैठ जाता है। एक गुंडा कहता है, भाभी जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आपके पति जेसन कल रात जुए में हार गए थे, तो उन्होंने आपको कोलैटरल के तौर पर हमारे पास गिरवी रख दिया है। मिया के हाथ से सामान छूट जाता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचता हूं। मिया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो मुझे अपनी बेटी को गोद में लिए और मछली का टैंक पकड़े हुए देखती है, जैसे मैं कोई परफेक्ट फादर होने का नाटक कर रहा हूं। वो चिल्लाती है, जेसन चैन, तुमने ये सारा नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि मुझे खुद इस आग में धकेल सको। मैं तुमसे नफरत करती हूं। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूं। वो अपना सामान मुझ पर फेंकती है और चेरी रोने लगती है। मिया अंदर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक गुंडा उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कमीनी हंसी हंसते हुए कहता है, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे आदमी ने लिख कर दिया है कि आज रात तुम हमारे साथ चलोगी। मिया के चेहरे पर खौफ देखकर मेरे अंदर कुछ फट पड़ता है। मेरी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। उसे छोड़ दो। ये वो आवाज है जो बिजनेस की दुनिया में सालों के संघर्ष से पैदा हुई है। मैं उस गुंडे के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता हूं। वो पीछे हटता है और चिल्लाता है, इसे मार डालो। वो मुझ पर हमला करता है, लेकिन मैं फुर्ती से बचकर उसके पेट में लात मारता हूं। बाकी तीन भी मुझ पर टूट पड़ते हैं। मैं तेजी से वार करता हूं, रिस्ट लॉक्स, एल्बो थ्रोज, नी स्ट्राइक्स। ये मेरी पिछली जिंदगी के कॉम्बैट स्किल्स हैं। 1 मिनट से भी कम समय में वो चारों जमीन पर ढेर हो जाते हैं। मेरे पीछे से चेरी अपनी नन्ही मुट्ठियां हवा में लहराते हुए मेरा हौसला बढ़ा रही है। गो डैडी, इन बदतमीजों को मजा चखाओ। मिया खामोश खड़ी सब देख रही है। मैं शिफ्टी आइस के पास जाकर अपना पैर उसके सीने पर जमा देता हूं और उसे नीचे देखते हुए कहता हूं, सुनो, मेरा जुआ अब खत्म हुआ। पुराने सारे उधार बराबर समझो। अगर फिर कभी यहां नजर आए तो मैं तुम्हें हर बार इसी तरह धूल चटाऊंगा। समझे? वो अब भी अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि अगर उधार नहीं चुकाया तो वो पुलिस को बुला लेगा। उसकी बात सुनकर मैं एक ठंडी हंसी हंसता हूं। पुलिस? ऑर्गेनाइज्ड गैम्बलिंग, वो भी इतने बड़े पैसों की? क्या तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि ये कौन सा जुर्म है? मेरे फोन में सब सबूत पड़े हैं। कहो तो अभी कॉल लगा दो। ये सुनते ही उन सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं और वो गिड़गिड़ाने लगते हैं। सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मैं उन्हें डांटते हुए कहता हूं, तो फिर यहां से दफा हो जाओ। तभी मैं उन्हें रोकता हूं और पीछे मुड़कर मियां की तरफ देखता हूं, जो अब भी कांप रही है। मैं उन गुंडों से कहता हूं, रुको, मेरी पत्नी से माफी मांगो। अपनी सारी अकड़ को निगलते हुए वो अपना सिर झुकाते हैं। सॉरी मैम। इसके बाद मैं शिफ्टी आइस को लात मारकर एक तरफ करता हूं और वो सब वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग निकलते हैं। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। मैं मियां की तरफ मुड़ता हूं। उसके चेहरे पर अब भी आंसुओं के निशान हैं और उसका शरीर कांप रहा है। उसकी आंखों में डर, शक और एक गहरा दर्द है जो मेरे सीने में सुई की तरह चुभता है। मैं उसके सामने जाकर खड़ा होता हूं और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत भारी आवाज में कहता हूं, मियां, पुराना जेसन एक घटिया इंसान था। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए 10,000 बार मरना भी कम सजा होगी। मैं अभी तुमसे माफी नहीं मांग रहा, बस एक आखिरी मौका मांग रहा हूं। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, अगर आज के बाद मैंने, जेसन चैन ने तुम्हें या चेरी को कभी भी कोई दुख पहुंचाया तो मेरी मौत बहुत ही भयानक हो। मिया मुझे टकटकी लगाकर देखती रहती है और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगते हैं। उसके होठ कांपते हैं और आखिरकार वो चिल्लाकर कहती है, जेसन चैन, तुम एक नंबर के कमीने हो। मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। इतना कहकर वो चेरी को गोद में उठाती है और घर के अंदर भाग जाती है। दरवाजा जोर से बंद होता है, लेकिन उसने फिर से डिवोर्स की बात नहीं की। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगता हूं। जल्द ही स्वीट एंड सार फिश और ब्रेस्ड रिब्स की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। मैं खाना लेकर बेडरूम के दरवाजे पर जाता हूं और दस्तक देते हुए कहता हूं, डिनर तैयार है, अब गुस्सा छोड़ो और बच्चे को भूखा मत रखो। मैं आज लिविंग रूम में सो जाऊंगा। मैं ट्रे वहीं रखकर मुड़ जाता हूं। तभी दरवाजे के अंदर से चेरी की धीमी आवाज आती है, मम्मी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ ही देर बाद मुझे बर्तनों और चॉपस्टिक्स के टकराने की हल्की आवाज सुनाई देती है। मैं उस सख्त काउच पर लेटकर छत को घूरने लगता हूं। रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन मेरी मंजिल अब साफ है। उन्हें बचाना है और इस परिवार को फिर से एक करना है।
तभी दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आवाज़ आती है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और सोने का नाटक करता हूँ। कुछ सेकंड्स बाद दरवाज़ा फिर से धीरे से बंद हो जाता है, लेकिन इस बार वो अंदर से लॉक्ड नहीं है। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगले कुछ दिनों तक मैं हर रोज़ मियाँ के साथ दुकान पर जाता हूँ। $20 अ बैग, जितना चाहो उतना भर लो वाली स्कीम बाजार में मशहूर हो जाती है। एप्पल्स की बिक्री बढ़ जाती है और हम हर दिन 1000 पाउंड से ज्यादा बेचने लगते हैं। एक हफ्ते के अंदर ही मियाँ के बैंक अकाउंट में पूरे $10,000 जमा हो जाते हैं। हालांकि रात में वो अक्सर जागती रहती है। अगले दिन से सेल्स थोड़ी गिरने लगती है तो मैं एक नई स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ और दुकान पर चेरीज और ब्लूबेरीज लेकर आता हूँ। मियाँ परेशान होकर कहती है, हमने पहले भी ये कोशिश की थी, किसी ने नहीं खरीदा। मैं उसे समझाता हूँ कि इस बार तरीका अलग है। मैं स्टॉल को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। एक बजट टियर जहां $15 अ पाउंड में एप्पल्स और पीचेस मिलते हैं, और दूसरा प्रीमियम टियर जहां $25 अ पाउंड में चेरीज या ब्लूबेरीज मिलती हैं, वो भी एकदम ताज़ा कटी हुई और बॉक्सेस में पैक। इसके साथ $1 में अनलिमिटेड योगर्ट ड्रिजल और $1 और देने पर 1 पाउंड एप्पल्स फ्री। नया स्टॉल बहुत ही साफ और शानदार दिख रहा है, जो बाजार की भीड़ में अलग ही चमक रहा है। दिन खत्म होने तक हमारी कमाई $3000 पार कर जाती है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि लोग बजट टियर से ज्यादा प्रीमियम टियर खरीद रहे हैं। सामान समेटते वक्त मियाँ आखिरकार पूछ ही लेती है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, क्योंकि महंगा ऑप्शन देखकर ग्राहकों को लगता है कि उन्हें एक बेहतर डील मिल रही है। सिर्फ $10 और देकर उन्हें प्रीमियम चीजें मिल रही हैं, तो भला कौन मना करेगा। बिजनेस करना असल में लोगों की साइकोलॉजी से खेलना है। वो मुंह बनाकर कहती है, ओह बड़े आए समझाने वाले। उसकी बातों से तो लग रहा है कि वो चिढ़ रही है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कुछ और ही बयां कर रही है। हफ्ते के अंत तक हम $10,000 और कमा लेते हैं। अब जब वो मेरी तरफ देखती है तो उसकी आंखों में वो खोई हुई चमक धीरे धीरे वापस आने लगी है। एक दिन जब मैं चेरी को लेकर घर पहुंचता हूं तो दरवाजे पर एक सूट पहने आदमी को खड़ा देखता हूं। वो मियाँ का बड़ा भाई हेनरी है। मियाँ उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन हेनरी उसे एक नज़र देखता है और फिर मेरी तरफ अपनी तीखी नज़रों से घूरता है। वो मुझसे कहता है, चलो मेरे साथ चलो, सिगरेट लेकर आते हैं। मुझे पता है कि उसके पास कहने के लिए कुछ ज़रूरी है। पार्किंग लॉट पहुंचते ही वो एक BMW की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये गाड़ी 2 लाख से ज़्यादा की है, क्या ख्याल है। मैं कहता हूं कि अच्छी है। तभी वो एक बैंक कार्ड निकालता है और मेरे हाथ पर मारते हुए कहता है, इसमें 2 लाख हैं और ये गाड़ी भी तुम्हारी। बस कल मियाँ को डिवोर्स दे दो, बच्चा उसके पास रहेगा, तुम अपना रास्ता नापो, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म। हेनरी की बात सुनकर मैं अपना सिर हिलाता हूं और कहता हूं, हेनरी, मैं अब वो इंसान नहीं रहा। हेनरी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पुरानी आदतें कभी नहीं बदलती। मियाँ हमारे खानदान की लाडली थी और तुम्हारे साथ उसने कैसी जिंदगी गुजारी है, पीना, जुआ खेलना। तुम्हें लगता है कि तुम उसके लायक हो? क्या तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं? तो अपनी कीमत बताओ। मेरे अंदर भी गुस्सा भड़क उठता है। मुझे पता है कि वो उस पुराने जेसन को कोस रहा है, लेकिन उसकी बातें दिल पर घाव कर रही हैं। मैं कहता हूं, मुझे बस कुछ महीनों का वक्त दो, लेकिन वो मेरी बात काट देता है। तुम कीचड़ से भी बदतर हो, एक गवार। कॉलेज जाने से कोई शहर का आदमी नहीं बन जाता। अगर मेरी बहन उस वक्त अंधी ना होती तो वो तुमसे कभी शादी नहीं करती। तुम हो ही क्या? तुम जैसे लोग बस सीढ़ी चढ़कर पैसा हड़पना चाहते हैं। एक खूबसूरत और रईस पत्नी बस स्टेटस के लिए चाहिए थी ना? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम उसके काबिल हो? मेरी मुट्ठी भिंच जाती है, लेकिन फिर मैं खुद को शांत करता हूं। मैं कहता हूं, मैं एक किसान परिवार से हूं और मैंने तुम्हारे परिवार का नाम खराब किया है, मैं ये समझता हूं, लेकिन पैसों से मेरी बेइज्जती मत करो। मुझे 3 महीने दो और मैं $1 मिलियन कमा कर दिखाऊंगा, तब मुझसे बात करना। हेनरी एक पल के लिए रुकता है और फिर जोर से हंसने लगता है, जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला सुना हो। मैं उसे कोई जवाब नहीं देता और घर की तरफ चल देता हूं। दरवाजे पर मियाँ परेशान खड़ी है। सब ठीक तो है ना? मैं मुस्कुराकर झूठ बोल देता हूँ, सब ठीक है। हेनरी बस मुझे कुछ काम की सलाह दे रहा था। उसे यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो बात वहीं छोड़ देती है। हेनरी रात के खाने पर रुकता है। मेज पर रखे पुराने फर्नीचर को देखकर वो नाक सिकोड़ता है। तुम अब भी एक कबाड़ रखे हुए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जवाब देने ही वाला होता हूं कि मियाँ मेज के नीचे से मेरा हाथ दबा देती है और कहती है, हेनरी,
जेसन सच में बदल गया है। उसने बहुत से नए आइडियाज दिए हैं और हमने काफी पैसे भी कमाए हैं। हेनरी बस एक ठंडी आह भरता है। तभी उसका फोन बजता है और उसकी शक्ल उतर जाती है। वो कहता है, क्या मिस्टर लू हमारे मार्केटिंग प्लान से खुश नहीं है? लेकिन हमने तो आज फाइनल ड्राफ्ट की बात की थी। बैठने की जगह से मुझे दूसरी तरफ की आवाज हल्की सुनाई दे रही है। मिस्टर लू को वो प्लान पुराना लग रहा है। वो हेनरी को सिर्फ 3 घंटे का वक्त देते हैं, वरना उसकी जॉब भी जा सकती है और कंपनी का फी भी रुक जाएगा। हेनरी घबराहट में अपना लैपटॉप खोलता है और क्लाइंट से बहस करने लगता है, जो हाई एंड पोजीशनिंग तो चाहते हैं लेकिन एरोगेंट नहीं दिखना चाहते। मैं उसके प्रपोजल पर एक नजर डालता हूं। पूरा तरीका ही गलत है। एक हाई एंड प्रोजेक्ट घर नहीं बेचता, वो एक्सक्लूसिविटी बेचता है, वो भविष्य बेचता है। मैं कुछ नहीं कहता और किचन में चला जाता हूं। जब मैं वापस आता हूं तो हेनरी वहां नहीं है। वो कॉल अटेंड करने बाहर गया है, लेकिन उसका लैपटॉप खुला है। मियाँ बहुत डरी हुई है कि कहीं हेनरी की नौकरी न चली जाए। चेरी मेरी तरफ देखती है। डैडी, क्या आप अंकल हेनरी से बेहतर हो? मैं मुस्कुराकर कहता हूं, इसका पता लगाने का एक ही तरीका है। मैं बिना झिझके बैठ जाता हूं और हेनरी का बनाया हुआ अधूरा प्रपोजल पूरी तरह डिलीट कर देता हूं। मियाँ चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने सेव भी किया था? मैं कहता हूं, सेव करने का कोई फायदा नहीं था। उसका पूरा अप्रोच ही गलत था। मैं उसे और कुछ नहीं समझाता और मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचने लगती हैं। देखते ही देखते एक नया प्रपोजल तैयार हो जाता है। एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ऑपरेटिंग मॉडल, रिसोर्स इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क और मेंबरशिप आइडेंटिटी सिस्टम। जब हेनरी वापस आता है और मुझे अपने कंप्यूटर पर देखता है तो वो फट पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लैपटॉप को छूने की? मियाँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता। इसे रियल एस्टेट मार्केटिंग के बारे में खाक पता है। वो मेरी तरफ झपटता है, लेकिन स्क्रीन देखते ही जम जाता है। वहां एक शानदार मार्केटिंग प्रपोजल तैयार खड़ा है। अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। मेरा ओरिजिनल ड्राफ्ट कहाँ है? मैं शांति से कहता हूं, डिलीटेड। वो गुस्से से कांपने लगता है। तुम्हें अंदाजा भी है कि उसे बनाने में कितनी रातें काली की थी मैंने? तभी उसका फोन बजता है। डेडलाइन आ गई है। वो स्क्रीन पर दिख रहे नए प्रपोजल को देखता है और मजबूरी में उसे सेंड कर देता है। फिर वो मुझे घूरते हुए कहता है, अगर ये डील हाथ से गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं चुपचाप पानी का घूंट भरता हूं। 10 मिनट के अंदर उसका फोन फिर बजता है। वो बात करता है और उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो अपना लैपटॉप उठाता है और बाहर की तरफ भागता है। मैं ऑफिस जा रहा हूं, आकर हिसाब करूंगा। मैं बस मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। जल्द ही मेरा फोन बजता है। हेनरी की आवाज में एक अजीब सी हिचकिचाहट है। जेसन, क्या तुम अभी मेरे ऑफिस आ सकते हो? मिस्टर लू उस इंसान से मिलना चाहते हैं जिसने ये लिखा है। मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं खुद तुम्हें लेने आ रहा हूं। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में सन्नाटा छाया रहता है। एक रेड लाइट पर हेनरी कहता है, जब हम मिस्टर लू से मिलें तो अपना मुंह बंद रखना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं उसे देखता हूं और कहता हूं, और तब तक झूठ बोलते रहोगे जब तक पकड़े ना जाओ। वो चुप हो जाता है। मीटिंग रूम में एक रईस आदमी खड़ा होता है और प्रोजेक्शन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मिस्टर चेन, ये एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही लाजवाब है। ये काम कैसे करेगा? मैं स्क्रीन के पास जाता हूं और समझाना शुरू करता हूं। मैंने एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम डिजाइन किया है। सबसे पहले हर मालिक का रिव्यू होगा। सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है, उन्हें कम्युनिटी में अपनी वैल्यू, रिसोर्सेज या कनेक्शंस जोड़ने होंगे। दूसरा, मैं 30% यूनिट्स को फ्लेक्सिबल मेंबरशिप्स के लिए रखने की सलाह देता हूं, जहां बड़े एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिस्ट रह सकें। इससे कम्युनिटी का प्रेस्टीज बढ़ेगा। तीसरा, हर महीने एक्सक्लूसिव सैलॉन्स होंगे, जहां सिर्फ चोटी के लोग ही आ सकेंगे। मिस्टर लू की आंखों में चमक आ जाती है। तुमने रियल एस्टेट को एक प्रोडक्ट से मेंबरशिप स्टेटस में बदल दिया है। वो कई सवाल पूछते हैं और मैं बिना रुके हर सवाल का जवाब देता हूं। वहां बैठे सीनियर प्लानर्स भी काफी प्रभावित दिखते हैं। मिस्टर लू खड़े होते हैं और कहते हैं, शानदार, मेरे पास एक मार्केटिंग डायरेक्टर की पोजीशन खाली है। 500,000 अ ईयर, क्या तुम तैयार हो? 500,000 की बात सुनकर हेनरी की सांसें अटक जाती हैं। मैं मुस्कुराकर अपना सिर हिलाता हूं। शुक्रिया, लेकिन मुझे अपनी पत्नी के साथ फ्रूट स्टैंड चलाने में मदद करनी है। अभी मैं जॉब के बारे में नहीं सोच रहा। मिस्टर लू हैरान रह जाते हैं। मैं अपनी बात जारी रखता हूं। एक और बात है जो शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आपकी प्राइसिंग बहुत ही कम है। कमरे का माहौल एकदम भारी हो जाता है। हेनरी मेरा हाथ पकड़कर मुझे चेतावनी देता है, लेकिन मिस्टर लू अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछते हैं, आपका इससे क्या मतलब है मिस्टर चेन?
बाजार के हिसाब से हमारी कीमत इस इलाके में सबसे ज्यादा है। मैं कहता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप 8,500 पर स्क्वायर मीटर की सोच रहे हैं। वो कहते हैं, सही कहा। मैं एक पल रुकता हूं और फिर कहता हूं, मेरा सुझाव है कि इसे 12,000 के पार ले जाइए। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है और लोग अपना सिर हिलाने लगते हैं। मिस्टर लू बहुत ही गंभीर आवाज में कहते हैं, मिस्टर चेन, शायद आप इस इलाके के मार्केट को पूरी तरह नहीं समझते। 9,000 के ऊपर कुछ भी बेचना मुश्किल हो जाता है। जेसन खिड़की की ओर जाकर डेवलपमेंट के पूर्व में खाली पड़े उस मैदान की तरफ इशारा करता है और कहता है, देखिए, हालात कुछ ऐसे हैं। पहला, पिछले हफ्ते की प्लानिंग कमीशन मीटिंग के मिनट्स में पूर्वी जिले में रेल ट्रांजिट की डेंसिटी बढ़ाने का जिक्र था। दूसरा, पिछले महीने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के एक फोरम में नए मेयर ने शहर के बीचों बीच नए डेवलपमेंट जोन्स के कम्यूट टाइम को कम करने पर जोर दिया था। और तीसरा, प्लानिंग ब्यूरो की वेबसाइट ने हाल ही में पूर्वी जिले का लैंड यूज मैप अपडेट किया है। आपके प्रोजेक्ट के पूर्व वाली जमीन अब रिजर्व्ड लैंड से बदलकर ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड बन चुकी है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है और सबकी नजरें जेसन पर टिकी हैं। जेसन अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, इन सब कड़ियों को जोड़ने पर और नए मेयर के पुराने करियर हिस्ट्री को देखते हुए जब वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में थे तो उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट एक सबवे एक्सटेंशन ही था। मेरा मानना है कि अगले 6 महीनों के अंदर एक नए ट्रांजिट एक्सटेंशन प्लान का ऐलान होगा और उसका स्टेशन आपके प्रोजेक्ट के ठीक बगल में बनेगा। मिस्टर लू झटके से अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें इस बात का कितना यकीन है? जेसन पूरी शांति से जवाब देता है, 70%। लेकिन अगर ये 50% भी हो तो भी ये दांव खेलने लायक है, क्योंकि जैसे ही ये खबर पब्लिक होगी प्रॉपर्टी की कीमतें तुरंत 30% तक बढ़ जाएंगी। अभी 12,000 की प्राइसिंग ज्यादा लग रही है, लेकिन 6 महीने बाद की असली वैल्यू के मुकाबले ये अभी भी एक सौदा ही है। जेसन सीधा मिस्टर लू की आंखों में देखकर कहता है, इससे भी जरूरी बात यह है कि एक बार ट्रांजिट की खबर फैल गई तो बाजार में सस्ते डेवलपमेंट्स की बाढ़ आ जाएगी। अगर आप अभी भी 8,500 पर अटके रहे तो आप एक प्रीमियम डेवलपमेंट का अपना दर्जा पूरी तरह खो देंगे। अमीर खरीदार कभी नहीं चाहेंगे कि उनके पड़ोसी सबवे कम्यूटर्स हों। कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है। मिस्टर लू पूरे 1 मिनट तक जेसन को घूरते रहते हैं और फिर एक नंबर डायल करते हैं। सेक्रेटरी वैंग, प्लानिंग ब्यूरो के डायरेक्टर ली से मेरी बात कराओ। चुपचाप पता लगाओ कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के ट्रांजिट प्लान्स को लेकर क्या चल रहा है। अगले 10 मिनट ऐसे लगते हैं जैसे 10 साल बीत गए हों। तभी फोन की घंटी बजती है। मिस्टर लू फोन उठाते हैं और जैसे जैसे वो बात सुनते हैं उनके चेहरे के हाव भाव गंभीर होते जाते हैं। आखिर में वो बस इतना कहते हैं, कन्फर्म्ड, ठीक है, समझ गया। वो फोन रखते हैं और जेसन की तरफ मुड़कर कहते हैं, मेरी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग के तौर पर काम करने आ जाओ। साल के $1 मिलियन मिलेंगे। क्या तुम तैयार हो? $1 मिलियन साल के। जेसन देखता है कि हेनरी का चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो चुका है और उसका पूरा शरीर जैसे जम गया है। जेसन फिर से अपना सिर हिला देता है। मुझे किसी और के लिए काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूं। मिस्टर लू काफी देर तक जेसन को देखते रहते हैं और फिर एक फीकी मुस्कान के साथ कहते हैं, हर किसी की अपनी पसंद है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए एक कंसल्टेंट के तौर पर मेरे साथ जुड़ो। अपनी फीस बताओ। जेसन हेनरी की तरफ देखता है और कहता है, सच कहूं तो हेनरी के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं और उसने पूरी स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ लिया है। आपको आगे से सीधा उसके साथ काम करना चाहिए। हेनरी एकदम सन्न रह जाता है और फिर धीरे से अपना सिर हिलाता है। मिस्टर लू कहते हैं, ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट तुम दोनों के भरोसे छोड़ता हूं। दफ्तर से बाहर निकलते वक्त हेनरी अभी भी सदमे में लग रहा है। वो अचानक पूछता है, तुमने सच में $1 मिलियन की सैलरी ठुकरा दी? और वो सबवे वाली बात, क्या वो वाकई तुम्हारी अपनी एनालिसिस थी? जेसन कहता है, मुझे फल की दुकान पर वापस जाना है। हेनरी कुछ पलों के लिए चुप हो जाता है और उसकी आवाज थोड़ी कांपने लगती है। तुम्हें अंदाजा भी है कि $1 मिलियन का मतलब क्या होता है? मैंने इसकी आधी रकम तक पहुंचने के लिए 8 साल मेहनत की है। जेसन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, इस डील के बंद होने से तुम अपनी कंपनी के हीरो बन जाओगे। यहां से तुम्हारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। जेसन अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और पीछे रियर व्यू मिरर में उसे हेनरी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो काफी देर तक उसे जाते हुए देखता रहता है। रात को खाने पर हेनरी फिर से आता है। जेसन सबसे पहले अपना प्याला उठाता है। शराब की जगह चाय से काम चलाते हैं हेनरी।
अतीत में मैंने तुम्हें जो भी तकलीफ दी उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मियाँ के हाथ से चॉपस्टिक्स बीच में ही रुक जाते हैं। जेसन जानता है कि वो क्या सोच रही है। पुराना जेसन कभी मुसीबत खड़ी करने के अलावा कुछ नहीं करता था। माफी मांगना तो दूर की बात थी। हेनरी असहज होकर दूसरी तरफ देखने लगता है। मियाँ हम दोनों को देखती है और अचानक बोल पड़ती है, हेनरी, क्या तुमने फिर से इसे कुछ कहा? जेसन बस मुस्कुरा देता है। वो तो बस मुझे और मेहनत करने के लिए कह रहा था। मिया अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखती है और हेनरी की तरफ बहुत गंभीरता से देखती है। हेनरी, मैंने इस आदमी को चुना है। ये मेरा रास्ता है। इससे जो भी कड़वा फल मिले मैं खुद उसे झेलूंगी। अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो ऐसी बातें कहना बंद करो जिससे मुझे मुश्किल हो। रोशनी में उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और अटूट फैसला नजर आ रहा है। हेनरी अपना प्याला उठाता है और एक ही बार में खाली कर देता है। वो एक ठंडी आह भरता है, कुछ नहीं कहता, जल्दी से खाना खत्म करता है और चला जाता है। उसे विदा करने के बाद जेसन पीछे मुड़ता है तो देखता है कि मियाँ उसे देख रही है। वो कहती है, तुम आज कुछ अलग लग रहे हो। जेसन पूछता है, अलग कैसे? मियाँ अपना सिर झुकाकर कहती है, कहना मुश्किल है, बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई लंबा बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया है। देर रात जेसन लिविंग रूम के सोफे पर अपनी रोज वाली जगह पर लेटा है। मियाँ बेडरूम से कंबल लेकर बाहर आती है। वो दरवाजे पर रुकती है और जेसन की तरफ एक नज़र डालती है। क्या तुम्हें उस सोफे की आदत हो रही है? वो अपनी मुस्कान दबाते हुए अंदर चली जाती है, लेकिन दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। अगली सुबह मियाँ चेरी को एक नई प्री स्कूल दिखाने ले जाती है। जेसन घर पर रहकर अपने पैसों का हिसाब लगा रहा है और अगले कदम की प्लानिंग कर रहा है। दोपहर में अचानक उसका फोन बजता है। ये मियाँ है। उसकी आवाज रोने की वजह से फट रही है और पीछे काफी शोर सुनाई दे रहा है। जेसन, जल्दी सिटी पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचो। चेरी को अचानक सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो इमरजेंसी रूम में है। जेसन का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो सब कुछ छोड़कर तुरंत घर से बाहर भागता है। हॉस्पिटल में हासू परिवार पहले से ही मौजूद है। जैसे ही मियाँ के पिता रिचर्ड उसे देखते हैं, वो गुस्से में उसकी तरफ लपकते हैं। जेसन चैन, देखो, तुम्हारी वजह से इस बच्ची का क्या हाल हो गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इस बीमारी का पता बहुत पहले ही लग जाना चाहिए था। एक नर्स बीच बचाव करने आती है। परिवार के सदस्य कृपया आवाज कम रखें। मियाँ की मां लिंडा पास आती है। उसकी आंखें लाल हैं और आवाज कांप रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी। अभी जो इलाज चल रहा है वो उसे सिर्फ कुछ समय के लिए स्थिर रख सकता है। उसे बाहर से मंगवाई गई एक खास टारगेटेड मेडिकेशन की जरूरत है, जिसका खर्च महीने का $30,000 से ज्यादा है और ये उसे लंबे समय तक लेनी होगी। ये सुनकर जेसन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। पुल्मोनरी हाइपरटेंशन? आखिर ये सब कैसे हो गया? मियाँ मेरी बाहों में ढह जाती है। वो बुरी तरह से सक रही है और उसका पूरा शरीर कांप रहा है। डॉक्टर का कहना है कि उसे ये बीमारी काफी वक्त से रही होगी, बस इसके सिम्टम्स साफ तौर पर नजर नहीं आ रहे थे। ये सब मेरी गलती है कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो कभी कभी थकान की बात करती थी और मुझे लगा कि शायद ज्यादा खेलने की वजह से ऐसा हो रहा है। अब ये सब कहने का क्या फायदा। रिचर्ड की आवाज एकदम ठंडी पड़ जाती है। इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। दवाइयों का खर्च ही महीने का 30,000 है। क्या तुम दोनों के पास इतने पैसे हैं? लिंडा अपनी बेटी की तरफ देखती है। बेटा, अपनी माँ की बात मान ले, डिवोर्स ले ले। अगर तू इसे छोड़ देती है तो HSU फैमिली चेरी के इलाज का सारा खर्च उठाएगी। मियाँ झटके से अपना सिर उठाती है। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? लिंडा फिर कहती है, क्या तू इसके साथ और दुख झेलना चाहती है? देख अपनी बेटी की हालत क्या हो गई है। लिंडा भी अब रोने लगी है। ये मेडिकेशन अब रुक नहीं सकती, और अगर ये रुकी तो उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगेगी। मियाँ इमरजेंसी रूम के बंद दरवाजे को एकटक देखती रहती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो उन्हें बेरहमी से पहुंचती है और अपनी कमर सीधी कर लेती है। मम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने इस आदमी को चुना है। ये मेरा रास्ता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम इसे खुद संभालेंगे। रिचर्ड की आवाज गुस्से से तेज हो जाती है। क्या तुम सच में इसे संभाल पाओगे? महीने का 30,000, और हमें यह भी नहीं पता कि उसे कब तक इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं मियाँ के आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता हूं और रिचर्ड की आंखों में आंखें डालकर कहता हूं, हम पैसों का इंतजाम खुद कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेनरी खुद को रोक नहीं पाता और तंज कसता है। इंतजाम कर लोगे?
आखिर तुम करोगे क्या? तुमने मिस्टर लू की वो $1 मिलियन वाली जॉब ठुकरा दी और अब मैंने भी उसे मना कर दिया है। मैं जवाब देता हूं, मेरे पास अपना तरीका है। चेरी हमारी बेटी है। हम इसे किसी भी हाल में देख लेंगे। रिचर्ड मुझे काफी देर तक घूरता रहता है और फिर एक ठंडी हंसी हंसता है। ठीक है, अगर तुम में इतनी ही अकड़ है तो खुद ही संभालो, चलो यहां से। HSU फैमिली वहां से चली जाती है। मियाँ मेरे कंधे पर झुककर धीरे धीरे सिसक रही है। उसके कंधे लगातार कांप रहे हैं। मैं उसकी पीठ सहलाते हुए कहता हूं, डरो मत, मैं हूं यहां। वो अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाती है, लेकिन दवाइयों का खर्च महीने का 30,000 है। मैं खिड़की के बाहर देखते हुए कहता हूं, पैसे कोई बड़ी समस्या नहीं है, तुम बस चेरी का ख्याल रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। पेमेंट विंडो पर खड़े होकर मैं अपने हाथ में मौजूद बैंक कार्ड को देखता हूं। सुबह जल्दी उठकर और घंटों मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ा था, लेकिन मैं जानता हूं कि ये मेरी बेटी को ठीक करने के लिए काफी नहीं है। अपनी पास्ट लाइफ में मैंने शून्य से शुरुआत करके $100 बिलियन का एम्पायर खड़ा किया था। इस बार इस परिवार के लिए मुझे अभी के अभी बहुत सारे पैसों की जरूरत है। हॉस्पिटल के हॉलवे में खड़े होकर मैं अपने दिमाग पर जोर डालता हूं और अपनी यादों को खंगालता हूं कि कैसे जल्दी पैसे कमाए जा सकते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग बहुत धीमी है। एंटीक्स का मार्केट बहुत अनिश्चित है। स्टोन गैम्बलिंग के लिए उन कनेक्शंस की जरूरत है जो अभी मेरे पास नहीं है। तभी एक बहुत ही धुंधली याद अचानक से साफ हो जाती है। एक अंडरग्राउंड बेटिंग साइट के वर्चुअल हॉर्स रेसिंग सेक्शन में एक ग्लिच हुआ करता था जो प्राइस प्रीपेमेंट से जुड़ा था। किसी ने एक बार इसका फायदा उठाकर 3 दिन में $2 मिलियन से ज्यादा निकाल लिए थे। उस साइट को इस गड़बड़ी का पता तब चला जब अकाउंट रिकंसिलिएशन हुआ। इस ग्लिच के पीछे की मैकेनिक्स ज्यादा पेचीदा नहीं है, लेकिन इसके लिए स्प्लिट सेकंड टाइमिंग की जरूरत होती है। ज्यादा बैटिंग को बढ़ावा देने के लिए ये साइट हर वर्चुअल रेस के आखिरी 30 सेकंड्स में प्रोजेक्टेड विनिंग्स दिखाती है, लाइव ऑड्स के आधार पर। रेस खत्म होने से पहले ही सिस्टम उस संभावित जीत को अवेलेबल बैलेंस के रूप में दिखाने लगता है। असली खेल उन आखिरी 30 सेकंड्स का है। अगर कोई यूजर उस फैंटम बैलेंस को लेकर किसी दूसरी रेस पर लगा दे जो खत्म होने वाली हो, तो सिस्टम किसी तरह उस बेट को स्वीकार कर लेता है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो थोड़े से असली पैसों से बेट्स की एक चेन बनाकर फैंटम फंड्स के जरिए उस रकम को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। एक बार जब सारी रेसेस का फैसला हो जाता है और आखिरी बेट जीत जाती है तो वो सारा मुनाफा पूरी तरह असली बन जाता है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये वैसा ही है जैसे आप कसीनो में $100 लगाएं और डीलर ये देखते हुए कि आप जीतने वाले हैं $1,000 के चिप्स आपकी तरफ खिसका दी और कहे ये शायद तुम्हारे हो सकते हैं। आप तुरंत उन चिप्स को उठाकर दूसरी टेबल पर लगा दें और वहां भी जीत जाएं। अंत में कसीनो के पास उसे चुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और मुझे इस ग्लिच का सटीक ट्रिगर विंडो पता है, साथ ही ये भी कि रिस्क कंट्रोल सिस्टम्स की पकड़ में आने से कैसे बचना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त दुनिया में किसी और को इस ग्लिच के बारे में नहीं पता। मैं हॉस्पिटल के हॉलवे की घड़ी देखता हूं। दोपहर के 2:20 हैं। मैं मुड़ता हूं और तेजी से इन पेशेंट बिल्डिंग से बाहर निकल जाता हूं। हॉस्पिटल के पास ही एक पुराना इंटरनेट कैफे है जहां धुएं का गुब्बार भरा है। मैं सबसे कोने वाले कंप्यूटर पर बैठ जाता हूं। मैं एक ऐसी वेबसाइट पर लॉगिन करता हूं जो दिखने में एक साधारण स्पोर्ट्स न्यूज वेबसाइट लगती है, लेकिन मुझे उसका हिडन एंट्री पॉइंट पता है। 3 लेयर्स के रीडायरेक्ट्स के बाद मैं आखिरकार एक सादे से दिखने वाले पेज पर पहुंचता हूं जहां सिर्फ टेक्स्ट और बेसिक एनिमेशन है। लकी डार्बी, हर वर्चुअल रेस 3 मिनट की होती है। मैं एक गहरी सांस लेता हूं। स्टेप 1, एक रैंडमली जनरेटेड यूजर नेम के साथ नया अकाउंट रजिस्टर करना। स्टेप 2, अकाउंट में पैसे डालना। ये साइट कई डिस्क्रीट थर्ड पार्टी पेमेंट चैनल्स को सपोर्ट करती है। मैं एक ऐसा तरीका चुनता हूं जिससे रकम छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाए। 5 मिनट बाद $5,000 की स्टार्टिंग कैपिटल अकाउंट में आ जाती है। बैलेंस 5,000 पॉइंट्स। वक्त हुआ है 2:40। पहली वर्चुअल रेस शुरू होती है। मैं हॉर्स नंबर 3 की जीत पर $1,000 की बेट लगाता हूं। ऑड्स 2.5 हैं। जैसे ही सिम्युलेटेड रेस अपने आखिरी 40 सेकंड्स में पहुंचती है, हॉर्स नंबर 3 5वें स्थान से सीधे दूसरे स्थान पर आ जाता है, नीचे कोने में। मेरा अवेलेबल बैलेंस अचानक बढ़ जाता है। 4,000 अब 5,500 हो चुका है। सिस्टम ने मेरी $1,000 की बेट से मिलने वाली $1,500 की पोटेंशियल विनिंग्स को पहले ही जोड़ दिया है। मैं अभी कोई कदम नहीं उठाता। ये सिर्फ स्टैंडर्ड डिस्प्ले है, असली ग्लिच नहीं। रेस खत्म होती है, हॉर्स नंबर 3 थोड़े से अंतर से जीत जाता है। रियल सेटल्ड प्रॉफिट $1,500, अकाउंट बैलेंस $6,500।
दूसरी रेस 245 पर शुरू होती है। मैं एग्जैक्टा पर $2000 लगाता हूं, यानी पहले 2 विजेताओं को चुनना। ऑड्स 3.2 हैं। जब 30 सेकंड्स बचते हैं, सिस्टम एक बार फिर विनिंग्स को प्री डिस्प्ले करता है। मेरा बैलेंस 4500 से बढ़कर 11400 हो जाता है। 4500 जमा 2 गुणा 3.2। अब असली परीक्षा शुरू होती है। रेस खत्म होने में जब 25 सेकंड्स बचते हैं, मैं तेजी से एक दूसरे वर्चुअल सॉकर मैच पर स्विच करता हूं जो बस खत्म होने ही वाला है। मैं वो पूरा $11400 का बैलेंस उस पर लगा देता हूं। जेसन चेन मैच के आखिरी 5 मिनट्स में एक गोल स्कोर होने पर बेट लगा देता है। इसकी ऑड्स 1.8 हैं। सिस्टम बिना किसी फ्लैग के इस बेट को प्रोसेस कर देता है और ये कंफर्म्ड हो जाता है। इसका मतलब वो ग्लिच बिल्कुल असली है। ये सिस्टम प्रोजेक्टेड विनिंग्स को जेन्युइन यूजेबल फंड्स की तरह ट्रीट कर रहा है। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगती हैं। उधर हॉर्स रेस खत्म होती है और एग्जैक्ट हिट्स बैठ जाते हैं। उसे $4400 का प्रॉफिट होता है। इसी बीच सॉकर मैच भी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाता है। ये 89th मिनट है। एक वर्चुअल प्लेयर दूर से एक लॉन्ग रेंज शॉट सीधा नेट में दाग देता है। यहां से $20,520 का प्रॉफिट मिलता है। उसका अकाउंट बैलेंस बढ़कर +4400 प्लस 20,520 यानी कुल $26,920 हो जाता है। देखते ही देखते अकाउंट बैलेंस $5,000 से सीधा $27,000 में बदल चुका है। लेकिन वो यही नहीं रुकता, क्योंकि वो जानता है कि इस ग्लिच का बार बार फायदा उठाया जा सकता है। जब तक वो हर रेस की आखिरी 30 सेकंड विंडो के अंदर एकदम प्रिसाइज टाइमिंग के साथ बेट लगाता रहेगा, तब तक ये फैंटम कैपिटल एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता ही चला जाएगा। अगर कोई बेट हार भी जाए तो रिस्क पर सिर्फ वही फैंटम मनी होगा। तीसरा राउंड, चौथा राउंड, उसके हाथ कीबोर्ड और माउस पर तेजी से चल रहे हैं। उसकी आंखें एक साथ 3 अलग अलग काउंटडाउन विंडोज पर टिकी हैं। यहां हर एक मूव की टाइमिंग सेकंड्स के हिसाब से एकदम सटीक होनी चाहिए। दोपहर के ठीक 3:21 पे जेसन अपना फाइनल राउंड खत्म करता है और स्क्रीन पे फाइनल बैलेंस चमक उठता है $726,800। पूरे $726,800। सिर्फ 1 आवर के अंदर $5,000 की रकम $100,000 से भी ऊपर के रिटर्न में बदल चुकी है। स्क्रीन पे इस नंबर को देखकर उसकी हथेली पसीने से भीग जाती है। वो विड्रॉ पर क्लिक करता है, लेकिन साइट इसे तुरंत फ्लैग कर देती है। लार्ज विड्रॉल्स के लिए मैनुअल रिव्यू जरूरी है और फंड्स 2 आवर्स के भीतर मिलने की उम्मीद है। वो अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करता है, कंप्यूटर शटडाउन करता है और वहां से बाहर निकलने के लिए उठ खड़ा होता है। इंटरनेट कैफे से बाहर कदम रखते ही धूप सीधे आंखों पर लगती है। वो अपने हाथ से आंखों को छुपाता है और एक गहरी सांस लेता है। 7,20,000। लेकिन लॉन्ग रन में चेरी के ट्रीटमेंट के लिए ये रकम भी काफी नहीं होगी। एक असली क्योर के लिए इससे कहीं ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, पर उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई बहुत जल्द उसे इससे भी बड़ी रकम देने वाला है। इधर जैसे ही जेसन हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है, उसे नर्स की एक ठंडी आवाज सुनाई देती है। मिसेस चेन, सिस्टम में फाइल पर सिर्फ $5,000 शो हो रहे हैं। पूरा डिपॉजिट आज ही सेटल करना होगा, वरना हम आगे के टेस्टिंग या मेडिकेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। मिया पूरी तरह घबराई हुई है और उसकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे हस्बैंड ने अभी 1 घंटे पहले ही $10,000 पे किए हैं। ठीक उसी पल उसकी नज़र जेसन पर पड़ती है, जो अंदर आ रहा है, और उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती है। कहाँ है वो पैसे, वो $10,000? जेसन उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैंने सिर्फ $5,000 पे किए हैं, बाकी के 5,000 मैंने हॉर्स रेसिंग पर लगा दिए। हॉर्स रेसिंग? मिया का चेहरा पल भर में उतर जाता है। वो ऐसे डगमगाती है जैसे उसके शरीर की पूरी ताकत एक झटके में खत्म हो गई हो। वो चेरी की जान बचाने वाले पैसे थे और तुमने उन्हें जुए में उड़ा दिया। वो उस पर झपटती है और अपनी मुट्ठियां उसके सीने पर मारने लगती है। वो इस तरह रो रही है जैसे उसका दिल तार तार हो गया हो। क्या तुम इंसान भी हो? अपनी उस कसम का क्या हुआ? पास खड़ी नर्स बड़े अफसोस के साथ अपना सिर हिलाती है और उसके चेहरे पर साफ तौर पर घृणा दिखाई दे रही है। जेसन मिया की कलाई पकड़ता है और अपनी आवाज धीमी करके कहता है, मेरी बात सुनो, मैं उस 5,000 से जीत गया हूं। पे आउट अगले 2 आवर्स के अंदर मेरे अकाउंट में आ जाएगा। चेरी के मेडिकल बिल्स का इंतजाम फिलहाल हो चुका है। वो एकदम सन्न रह जाती है, अपना सिर उठाती है और अपनी पूरी तरह से उम्मीद खो चुकी आंखों से उसे देखती है। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना? तुम जानते थे कि मुझे जुए से कितनी नफरत है। तुमने कसम खाई थी कि तुम फिर कभी ऐसा नहीं करोगे।
जेसन खामोश रहता है क्योंकि इस वक्त वो जो कुछ भी कहेगा वो सिर्फ एक बहाना लगेगा। मुझे 2 घंटे का वक्त दो। वो उसकी कलाई छोड़ता है और बिस्तर पर सो रही अपनी पीली पड़ चुकी बेटी की तरफ देखता है। मैं ठीक 2 घंटे में पैसों के साथ वापस आऊंगा। इतना कहकर वो मुड़ता है और बाहर निकल जाता है और पीछे छूट जाती है उसकी सिसकने की वो बेबस आवाज। उधर जब जेसन गरम दलिए का एक बर्तन लेकर वापस लौटता है तो मियाँ बेड के पास इस तरह झुकी हुई है जैसे सो गई हो, लेकिन उसके कांपते हुए कंधे बता रहे हैं कि वो रो रही है। चेरी अब जाग चुकी है और उसके छोटे से शरीर में कई ट्यूब्स लगी हुई हैं। उसे देखते ही वो एक कमजोर सी मुस्कान बिखेरती है। डैडी, मुझे पता है चेरी, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। जेसन नीचे झुकता है और धीरे से उसके गाल को छूता है। डैडी इस बीमारी को हरा देंगे, मैं वादा करता हूं। फिर तुम्हें सबसे अच्छे अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाऊंगा और हम बादलों से भी बड़ी कॉटन कैंडी खाएंगे। चेरी की आंखें चमक उठती हैं। मैं हमेशा मम्मी और डैडी के साथ रहना चाहती हूँ। मियाँ अपना सिर उठाती है, उसकी आंखें खून की तरह लाल हैं। वो पहले अपनी बेटी के उस मासूम चेहरे को देखती है, फिर उसकी तरफ देखती है और आखिरकार एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ती है। वो उसके हाथ से बोल लेती है और भारी आवाज में कहती है, तुम्हें जो भी संभालना है जाकर संभालो, यहां मैं इसे देख रही हूं। जेसन समझ जाता है कि ये आखिरी मौका है जो वो उसे देने को तैयार है। वो टाइम चेक करता है और कमरे से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखता। जेसन हॉस्पिटल से सीधा बैंक की तरफ बढ़ रहा है। तभी अचानक उसके सामने एक ब्लैक मर्सिडीज आकर जोर से रुकती है। दरवाजा खुलता है और काले कपड़ों में 2 बेअसर चेहरे वाले आदमी बाहर आते हैं। मिस्टर चेन, मिस्टर गू, कार में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जेसन सोचता है, ये तो बहुत तेज निकला। वो हाँ में सिर हिलाता है और अंदर बैठ जाता है। अंदर का हिस्सा काफी स्पेशियस है। सामने टेलर्ड सूट पहने 40 समथिंग का एक आदमी बैठा है, जिसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल भी डरावने नहीं हैं, बल्कि काफी रिफाइंड है। ये वेस्ली गू है। अपनी पास्ट लाइफ में जेसन का उससे सामना हो चुका है, यहां तक कि उन्होंने एक बार साथ में बिजनेस भी किया था। वेस्ली उसकी तरफ देखता है। जेसन चैन, इम्प्रेसिव। मेरे 7-8 प्रोग्रामर्स पिछले 3 साल से उस सिस्टम की रखवाली कर रहे हैं और आज तक एक भी प्रॉब्लम नहीं आई, और तुमने अपनी पहली ही कोशिश में उसमें एक बड़ा सा छेद कर दिया। तो मुझे बताओ, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जेसन पीछे टेक लगाता है और सीधे उसकी नजरों से नजरें मिलाता है। आप एक बेटिंग ऑपरेशन चलाते हैं मिस्टर गू, और लोगों के जीतने से डरते हैं। सिस्टम ग्लिच आपकी अपनी समस्या है जिससे आपको निपटना चाहिए। मैंने वो पैसे फेयर एंड स्क्वायर जीते हैं। क्या हुआ? क्या आप मुझे धोखा देने की प्लानिंग कर रहे हैं? वेस्ली की आंखें थोड़ी सुकड़ती हैं। $7 लाख? मैं इतना छोटा नहीं हूं कि ये रकम चुका ना सकूं। वो मुस्कुराता है। तुम ये पैसे रख सकते हो, लेकिन बिना कोई कीमत चुकाए तुम यहां से जा नहीं सकते। जेसन जानता है कि वो उसे टटोल रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो असल में कौन है। अपनी पास्ट लाइफ में वो उसे अंदर बाहर से अच्छी तरह जानता था, लेकिन वो अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोल सकता। वो भी पलटकर मुस्कुराता है। ठीक है, मैं आपके पैसे मुफ्त में नहीं लूंगा। कैसा रहेगा अगर मैं इसके बदले आपको एक अहम जानकारी दे दूं? वेस्ली अपनी भौहें उठाता है। कहिए, मैं सुन रहा हूं। जेसन कहता है, ये आपके पिता मिस्टर ग्वांग के बारे में है। उसकी बात सुनते ही वेस्ली की उंगलियां उसके हाथ की अंगूठी पर ही जम जाती हैं। जेसन शांत और गंभीर लहजे में बात जारी रखता है। क्या उन्हें पिछले कुछ समय से सीने में जकड़न और बाएं कंधे और हाथ में सुन्नपन महसूस हो रहा है? मैं उन्हें एक अर्जेंट कोरोनरी सीटी एंजियोग्राम कराने की सलाह दूंगा, खासतौर पर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के मिड सेगमेंट की। एक रूटीन चेकअप इस नॉन कैल्सिफाइड प्लैक बिल्डअप को नहीं पकड़ पाएगा। वेस्ली की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। वो कुछ सेकंड्स के लिए उसे देखता है और तुरंत अपना फोन डायल करता है। डायरेक्टर वैंग, प्लीज मेरे पिता के लिए तुरंत एक इमरजेंसी कार्डियक एग्जाम अरेंज करिए। एक कोरोनरी सीटी एंजियोग्राम, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पर खास फोकस रखिएगा। कार में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। ठीक 40 मिनट बाद उसका फोन बजता है। वेस्ली फोन उठाता है और उसके चेहरे का रंग पल भर में बदल जाता है। फोन रखने के बाद जिस तरह से वो जेसन को देखता है वो पूरी तरह बदल चुका है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में 85% से ज्यादा का सिवियर ब्लॉकेज है। अगर थोड़ी भी देर होती तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते। जेसन चैन, तुम आखिर हो कौन? जेसन सीधे उसकी आंखों में देखता है। ये बात मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि मेरे पैसे और मेरी सुरक्षा सलामत रहे। वेस्ली अपनी नजरें उस पर टिकाए रखता है। पैसे तुरंत रिलीज कर दिए जाएंगे।
मेरी सरजमीन पर कोई तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा, लेकिन तुम्हारे जैसा आदमी सिर्फ 7 लाख के लिए इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं उठाएगा। वेस्ली, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन एक बात है जो तुमने अब तक नहीं कही। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, हकीकत में एक आखिरी चीज है जिसका जिक्र मुझे करना चाहिए। मैं सीधे उसकी आंखों में देखता हूं। ये उस औरत के बारे में है जिसे तुम 10 साल से ढूंढ रहे थे और वो तुम्हें कभी नहीं मिली, और उस बच्चे के बारे में भी जिसके वजूद का शायद तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। वेस्ली झटके से उठकर सीधा बैठ जाता है। उसके चेहरे का वो सारा संजीदापन अब गायब हो चुका है और उसकी जगह अब सिर्फ हैरानी और सदमे ने ले ली है। वेस्ली पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? मैं अपनी आवाज धीमी करते हुए कहता हूं, वो सूजो में एक बहुत ही शांत जिंदगी गुजार रही है। उसने एक मिडिल स्कूल टीचर से शादी कर ली है। मैं आगे बताता हूं। उसकी एक 7 साल की बेटी है जिसका जन्म 17 जून को हुआ था। वेस्ली का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और उसकी उंगलियां हल्की सी कांपने लगती हैं। वो तारीख, वो उम्र, उसे सब कुछ तुरंत समझ आ जाता है। वो भर्राई हुई आवाज में पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं कहता हूं, $5 मिलियन और ये सारी जानकारी तुम्हारी होगी। वेस्ली मुड़कर फौरन एक ऑर्डर देता है, स्ट्रॉन्ग, अभी के अभी पैसे ट्रांसफर करो। 10 मिनट बाद मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। ये एक बैंक डिपॉजिट कंफर्मेशन है। मैं उसे वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भेज देता हूं जो मैंने पहले से टाइप कर रखी थी। ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका है। मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हूं और कहता हूं, मेरी बेटी हॉस्पिटल में है। उसे पूरी तरह से शांति और सुकून की ज़रूरत है, तो ध्यान रहे कि उसे कोई परेशानी ना हो। वेस्ली मजबूती से सिर हिलाता है। मैं हॉस्पिटल के सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज का इंतजाम करवा दूंगा। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होता है और वो मर्सिडीज वहां से निकल जाती है। मैं हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर खड़ा हूं। अब मेरे कार्ड में चेयर के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पैसे हैं। मैं अपने फ़ोन को कसकर पकड़ता हूं और तेज़ी से हॉस्पिटल के अंदर कदम बढ़ाता हूं। मैं जितनी जल्दी हो सके कमरे की तरफ भागता हूं और दरवाज़ा धक्का देकर खोलता हूं, लेकिन मियाँ वहां नहीं है। उसकी जगह बिस्तर के पास उसका पिता रिचर्ड बैठा है। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ा हुआ है। रिचर्ड चिल्लाता है, तुम्हारी अपनी बेटी की ये हालत है और उसका बाप न जाने कहां मारा मारा फिर रहा है। मैं उसे नजरअंदाज करता हूं। मैं बिस्तर के पास जाकर चेयर का माथा छूता हूं और धीरे से पूछता हूं, उसकी माँ कहाँ है? रिचर्ड चिढ़कर कहता है, कह रही थी उसे किसी काम से जाना है। मुझसे कहा कि मैं उसका ध्यान रखूं। तुम दोनों एक दूसरे से ज्यादा तेज भागते हो। घंटों से गायब है वो। मेरा दिल एक पल के लिए बैठ जाता है। मियाँ कभी भी ऐसी हालत में चेरी को घंटों अकेला नहीं छोड़ेगी। मैं फौरन उसका नंबर मिलाता हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब रिचर्ड को भी कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो पूछता है, वो फोन क्यों नहीं उठा रही? तभी बाहर हॉलवे से एक सफाई करने वाली औरत की शिकायत करने की आवाज आती है। ये बेशरम लोग फिर से बाथरूम में सरोगेसी के विज्ञापन चिपका गए। सोचो, लोग ऐसे भी पैसे कमाते हैं। सरोगेसी, ये भयानक ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधता है। मियाँ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं होगी। लेकिन अगले ही पल मुझे उसकी वो रोती हुई आंखें और उसकी जिद याद आती है। वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो कर सकती है। वो बिल्कुल ऐसा कर सकती है। मैं फौरन मुड़ता हूं और कमरे से बाहर भागता हूं। रिचर्ड पीछे से चिल्लाता है, तुम कहां जा रहे हो? हॉस्पिटल वाले अभी भी पैसों की मांग कर रहे हैं। मैं पीछे मुड़कर जवाब देता हूं, मैंने पैसे दे दिए हैं, बस चेरी का ध्यान रखो। मैं औरतों के वॉशरूम की तरफ भागता हूं और अंदर से आने वाली चीखों को अनसुना करते हुए एक एक करके सारे स्टॉल्स खोलने लगता हूं। तीसरे स्टॉल की दीवार पर एक टेढ़ा मेढ़ा फ्लायर चिपका है जिस पर लिखा है, सरोगेट्स की जरूरत है, अच्छी कमाई 3 लाख अप फ्रंट, और नीचे एक फोन नंबर लिखा है। मैं फौरन वो नंबर मिलाता हूं। मेरी आवाज अब भारी और सख्त है। मुझे एक सरोगेट की तलाश है। बहुत अर्जेंट है, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ से एक औरत की संभली हुई आवाज आती है, सर, शायद आपने गलत नंबर मिलाया है। मैं ठंडे लहजे में कहता हूं, मेरे साथ खेल मत खेलो। मेरी पत्नी मां नहीं बन सकती, मुझे बेटा चाहिए। कुछ पलों की खामोशी के बाद उस औरत का लहजा अचानक बदल जाता है। आपकी पहुंच अच्छी है सर, हम इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन मैं उसकी बात काट देता हूं। कीमत की चिंता मत करो, लेकिन मैं औरत खुद चुनूंगा। ऐसी कोई नहीं जिसने पहले ये काम किया हो सके तो वो जिसने कभी बच्चे को जन्म न दिया हो, जवान, सेहतमंद और अच्छी जीन्स वाली। वो औरत झिझकती है। हमारे पास अभी ऐसा कोई नहीं है जो इन शर्तों पर खरा उतरे। मैं थोड़ा आवाज उठाकर दबाव डालता हूं, क्या तुम्हें यकीन है? वो हैरान रह जाती है। आपको कैसे पता? मैं सपाट आवाज में कहता हूं, मेरे अपने जरिए हैं, मुझे पता। बताओ, मैं खुद अभी आकर देखना चाहता हूं। अगर मुझे पसंद आई
तो मैं 2 गुनी कीमत दूंगा। 2 गुनी? उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है। क्या आप सच कह रहे हैं सर? मैं अपनी घड़ी देखता हूं। मैं जल्दी में हूं। मैं 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। उसे मेरे लिए वहीं रोक कर रखो। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया या प्रोसेस शुरू हो गया तो डील कैंसिल। वो औरत कहती है, अभी कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बस शुरुआती चेकअप चल रहा है। आप आ जाइए सर, हम इंतजार कर रहे हैं। मैं फोन काटता हूं और हॉस्पिटल से बाहर भागता हूं। मैं एक टैक्सी रोकता हूं। ड्राइवर, जल्दी करो, मुझे यहां ले चलो। उसी समय मैं पुलिस का नंबर मिलाता हूं और उन्हें दबे पांव वो पता लिखवा देता हूं। मैं एक इल्लीगल सरोगसी ऑपरेशन की शिकायत दर्ज करता हूं। 20 मिनट बाद मैं एक पुराने और खस्ता हाल इलाके में खड़ा हूं। मुझे वो पुरानी इमारत मिल जाती है जिस पर डोमेस्टिक सर्विसेज का बोर्ड लगा है और मैं सीधा तीसरी मंजिल की तरफ भागता हूं। दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और एक अधेड़ उम्र की औरत मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है। तुम वही हो जिसने कॉल किया था? मैं अंदर घुसते हुए पूछता हूं। वो कहाँ है? वो औरत मुस्कुराती है। रेस्टरूम में है। ये वाली एकदम परफेक्ट मैच है। 28 साल की उम्र, पहले से एक बेटी है, नेचुरल डिलीवरी, एकदम तंदुरुस्त, पैसों की सख्त जरूरत है, आसानी से मान जाएगी। मैं दरवाजा धक्का देकर खोलता हूं और वहां मियां एक पुराने सोफे पर बैठी है। उसके हाथ अपनी शर्ट के कोने को कसकर पकड़े हुए हैं। जैसे ही वो मुझे देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसका पूरा शरीर सुन पड़ जाता है। यही है वो, मैं सपाट आवाज में कहता हूं और उसे ऐसे देखता हूं जैसे किसी सामान का मुआयना कर रहा हूं। खड़ी हो जाओ और घूम कर दिखाओ। वो खड़ी होती है और उसके चेहरे पर साफ दहशत देखी जा सकती है। वो औरत चापलूसी करते हुए पूछती है, सर, आपको क्या लगता है? लुक्स और फिगर दोनों सॉलिड है और उसके पास कॉलेज डिग्री भी है। मैं मियां के पास जाता हूं और उसके चेहरे को गौर से देखता हूं। बहुत कमजोर है क्या? ये वाकई एक लड़के को जन्म दे पाएगी? वो औरत जल्दी से सफाई देते हुए कहती है कि हम सेक्स की 100% गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन स्क्रीनिंग कर सकते हैं। मैं ठंडे लहजे में कहता हूं, मुझे गारंटी चाहिए कि बेटा ही होगा। मैं ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वो कहती है कि सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। मैं मुड़कर उस औरत की आंखों में अपनी नजरें गड़ा देता हूं। बड़ा रिस्क तो बड़ा पे ऑफ। मुझे ये चाहिए, अपनी कीमत बताओ। हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और मैं इसे अभी अपने साथ ले जाऊंगा। वो औरत सकपका जाती है। अभी? सर, प्रोसेस में आमतौर पर मैं उसकी बात काट देता हूं। मैं इसे एक्सपेडाइट कर रहा हूं। मैं अपनी जेब से बैंक कार्ड निकालता हूं। पैसा कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं इसे अभी ले जा रहा हूं। वो औरत सोच में पड़ जाती है और उसकी आंखें हिसाब लगाने लगती हैं। वो कहती है कि ये हमारे प्रोसेस के खिलाफ है। अगर आप इसे अभी ले गए तो क्या होगा? मैं उसे घूरते हुए कहता हूं, तो फिर किसी ऐसे को बुलाओ जिसके पास असली अथॉरिटी हो, या फिर तुम ये कह रही हो कि यहां कोई फैसला लेने वाला नहीं है? उसका चेहरा उतर जाता है। वो कहती है, सर कृपया इंतजार कीजिए। वो कमरे से बाहर निकलती है और दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, मियां दौड़कर मेरा हाथ पकड़ लेती है। क्या तुम पागल हो गए हो? हमें यहां से अभी निकलना होगा। हम साथ चलेंगे। मैं उसका हाथ मजबूती से थाम लेता हूं। मुझ पर भरोसा रखो। बाहर से कदमों की आवाज आती है और दरवाजा खुलता है। वो मिडिल एज्ड औरत वापस आती है। उसके पीछे 2 हट्टे कट्टे आदमी और एक मिडिल एज्ड आदमी है जिसने सूट पहना है और नाक पर वायर फ्रेम ग्लासेस टिके हैं। वो औरत कहती है, सर, ये हमारे मिस्टर चैन हैं। मिस्टर चैन मुझे गौर से देखते हैं। सुना है आप इसे ले जाने की जल्दी में है? हाँ, सही सुना। अपनी कीमत बताओ। 8 लाख, सब कुछ मिलाकर, और लड़के की गारंटी। ठीक है, 5 लाख डिपॉजिट मैं अभी ट्रांसफर करता हूं और इसे ले जा रहा हूं। बाकी के पैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद मिलेंगे। मिस्टर चैन मुस्कुराते हैं। सर, काम ऐसे नहीं होता। आपको पूरे पैसे अभी देने होंगे। हम इसे आपके बताए पते पर पहुंचा देंगे। वो अपना चश्मा ऊपर करते हैं और उनकी मुस्कान में एक खतरा सा नजर आता है। वरना मुझे नहीं लगता कि आप यहां से जिंदा बाहर जा पाएंगे। मैं अपनी आंखें सिकोड़ता हूं। मेरा पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो देखते हैं कि तुम में मुझे उस दरवाजे से बाहर जाने की हिम्मत है या नहीं। मिस्टर चैन इशारा करते हैं और वो दोनों गुंडे एक कदम करीब आते हैं। ठीक उसी वक्त नीचे से सायरन्स की हल्की आवाज गूंजती है। मिस्टर चैन का चेहरा तुरंत बदल जाता है। क्या तुमने पुलिस को बुलाया? मैं ठंडी हंसी हंसता हूं। मैं भला पुलिस को क्यों बुलाऊंगा, लेकिन लगता है तुम्हारा धंधा कुछ ज्यादा ही काला है। सायरन्स की आवाज तेज होती जा रही है और नीचे हंगामा शुरू हो जाता है। मिस्टर चैन गाली देते हुए चिल्लाते हैं, इसे खत्म करो, पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करो। वो दोनों गुंडे दोनों तरफ से हमला करते हैं।
मैं मियाँ को जोर से कोने में धक्का देता हूँ और एक कुर्सी उठाकर अपने बाईं ओर वाले आदमी पर दे मारता हूँ। कुर्सी उसके कंधे पर टूट जाती है। वो दर्द से कराहता है और एक पल के लिए रुकता है, लेकिन दाईं ओर वाला आदमी पहले ही मेरी कनपट्टी पर मुक्का चलाने के लिए हाथ बढ़ा चुका है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि हवा में सीटी जैसी आवाज आती है। मैं फुर्ती से बगल में हट जाता हूं। मुक्का मेरे गाल को छू कर निकलता है, जिससे तेज जलन होने लगती है। इससे पहले कि मैं संभल पाता, हवा में ठंडी स्टील की एक चमक कौंधती है। उसने एक स्विच ब्लेड निकाल लिया है और सीधा मियाँ की तरफ लपकता है। मियाँ की चीख निकल जाती है। एक पल के अंदर मैं आगे लपकता हूं और खुद को उसके और उस ब्लेड के बीच ले आता हूं। एक गीली सी आवाज आती है। चाकू मांस में धंस जाता है और असहनीय दर्द होता है। मेरा बायां कंधा सुन पड़ जाता है और फिर वहां भयंकर जलन महसूस होती है। उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद चाकू के आगे आ जाऊंगा। वो एक पल के लिए ठिठक जाता है। उसी पल मेरा दायां हाथ उसकी कलाई को दबोच लेता है। मैं अपना माथा सीधा उसकी नाक पर दे मारता हूं। हड्डी टूटने की आवाज उसके चीखने के साथ मिल जाती है। वो चाकू छोड़ देता है और पीछे लड़खड़ा जाता है। तभी पुलिस अंदर घुस आती है। पुलिस, कोई हिलेगा नहीं, सब जमीन पर लेट जाओ। मैं अपने खून से लथपथ कंधे को दबाता हूं और अब भी मियाँ को ढाल बनाकर खड़ा हूं। मैं अपना दायां हाथ उठाता हूं। ऑफिसर्स, हम यहां शिकार हुए हैं। मिस्टर चैन जमीन पर गिरे तड़प रहे हैं और ऑफिसर्स ने उन्हें दबोच लिया है। एक जवान ऑफिसर मेरे खून से सने कपड़े देखता है और रेडियो पर चिल्लाता है, यहाँ कोई जख्मी है, हमें एम्बुलेंस चाहिए। मियाँ रोते हुए मेरे पास आती है। उसके कांपते हुए हाथ घाव को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी आवाज टूट रही है। तुम्हें खून बह रहा है, बहुत खून निकल रहा है। मैं दीवार के सहारे टिक जाता हूं और उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता हूं। मैं अपने सही सलामत हाथ से उसका चेहरा छूता हूं। सब ठीक है, बस मामूली जख्म है, जब तक तुम सलामत हो। जब हम पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आसमान पूरी तरह काला हो चुका होता है। मियाँ मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए हैं। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी हैं और वो हल्का कांप रही है। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर वो रुकती है और मेरी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां हूं? तुम वहां अकेले कैसे जा सकते थे? मैं उसके आंसू पोंछता हूं। क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। चेरी हमारी बेटी है। अगर आसमान भी गिर जाए तो मैं उसे थामने के लिए खड़ा रहूंगा। चिंता मत करो, चेरी के हॉस्पिटल के बिल भर दिए गए हैं। मियाँ मेरी बाहों में सिमटकर रोने लगती है, जैसे अपना सारा डर और दर्द बाहर निकाल रही हो। मैं उसे अपने करीब थामे लगता हूं। रात के आसमान में कोई सितारा नहीं है, लेकिन सबसे अंधेरा वक्त गुजर चुका है। अस्पताल में एक नर्स मेरे जख्म की पट्टी करती है। मेरे बाएं कंधे पर 1 दर्जन से ज्यादा स्टिचेज आए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर घाव थोड़ा और गहरा होता तो नर्व को नुकसान पहुंच सकता था। पट्टी होने के बाद मैं मियाँ को चेरी को देखने भेज देता हूं। वो थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर चली जाती है। मैं अकेला बैठा अपनी सांसें वापस पा रहा हूं कि तभी मेरा फोन बजता है। वेस्ली ने एक और ट्रांसफर भेजा है, चेरी के मेडिकल सपोर्ट के लिए। रकम काफी है। जैसे ही मैं कमरे का दरवाजा खोलता हूं, मैं हेनरी को हॉलवे के अंत में फोन पर बात करते हुए देखता हूं। मुझे देखते ही उसका चेहरा उतर जाता है। वो फोन काटता है और पास आकर धीमी आवाज में पूछता है, जेसन चेन, दवाइयों के डिपॉजिट के लिए वो 5 लाख कहां से आए? हॉर्स रेसिंग में जीते हैं, मैं कहता हूं। वो मुझे कुछ देर घूरता है और फिर ठंडी हंसी हंसता है। जेसन, तुम सालों से जुआ खेल रहे हो और कभी एक ढेला घर नहीं लाए, और अब जब तुम्हारी बेटी बीमार है तो अचानक तुम इतने पैसे जीत रहे हो? मैं कोई जवाब नहीं देता। वो आगे कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि तुमने किसी लोन शार्क से पैसे उधार लिए हैं। सबके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और पीछे से कर्ज लेने पहुंच गए। मैं अभी कह रहा हूं, HSU फैमिली को अपने कर्ज के बीच में मत घसीटना। ये कहकर वो चला जाता है। मैं उसे जाते हुए देखता रहता हूं। अगले 1 महीने तक चेरी हॉस्पिटल में ही रहती है। इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत ही रेयर बीमारी है। देश में इसका इकलौता इलाज इंपोर्टेड दवाइयां हैं, ताकि उसकी हालत स्थिर रहे। फिर भी उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मैं और मियाँ बारी बारी से उसका ख्याल रखते हैं। वो दिन में रहती है और मैं रात में। जब थकान होती है तो मैं हॉलवे की कुर्सी पर सो जाता हूँ और हॉस्पिटल की कैफेटेरिया का सस्ता खाना खा लेता हूँ। HSU फैमिली दोबारा कभी नहीं आई। मुझे पता है कि मियाँ को बुरा लग रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। 1 महीने बाद HSU फैमिली वापस आती है। डॉक्टर चेरी उनका मुआयना कर रहे हैं। वो बताते हैं कि मौजूदा दवाइयाँ सिर्फ बीमारी की रफ्तार कम कर सकती हैं, उसे ठीक नहीं कर सकती।
लंबे समय में उसके दिल और फेफड़ों पर दबाव बढ़ता जाएगा। ये सुनते ही रिचर्ड का पहला सवाल पैसों को लेकर होता है। वो $500 तो अब तक खत्म हो गए होंगे, है ना? हेनरी ठंडे लहजे में पूछता है, क्या तुमने सोचा है कि ये पैसे वापस कैसे करोगे? मिया कहती है कि ये कोई कर्ज नहीं है, तो लिंडा बीच में बोल पड़ती है, कर्ज नहीं है तो क्या आसमान से टपके हैं? रिचर्ड सबके सामने मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाता है, ये सब झूठ है, तुमने ही मेरी बेटी और पोती की जिंदगी बर्बाद की है। मैं अपना गुस्सा पी जाता हूं। डैड, आवाज कम रखिए, बच्चा डर जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे डैड कहने का हक है। तभी दरवाजा खुलता है और डॉक्टर स्पेशलिस्ट्स की टीम के साथ अंदर आते हैं। वो कहते हैं, एक खबर है, एक इंटरनेशनल कार्डियोपल्मोनरी सेंटर के एक्सपर्ट्स यहां एक नई जीन टारगेटेड ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं। अगर ये सफल रहा तो बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। चेरी के टेस्ट रिजल्ट्स इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। मिया मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इलाज शुरू करने के लिए $1 मिलियन की पहली किस्त चाहिए। मैं कमरे से बाहर निकल जाता हूं और वेंडल गू को कॉल करता हूं। वो कहता है, पैसों की चिंता मत करो, मैंने प्रोफेसर रॉबर्ट को ज्यूरिक से खास तौर पर बुलवाया है। उन्होंने केस देख लिया है और नतीजे बहुत अच्छे होंगे। शुक्रिया, मैं कहता हूं। वो जवाब देता है, एहसानमंद तो मुझे होना चाहिए। आखिर माँ और बेटी दोनों को उनकी जिंदगी वापस मिल रही है। मिस्टर चेन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं पेमेंट विंडो पर जाता हूं और पैसे जमा करता हूं। जब मैं वापस कमरे के पास पहुंचता हूं तो अंदर से रिचर्ड की आवाज आती है। देखा, जैसे ही पैसों की बात हुई वो गायब हो गया। बेटा, उसे डिवोर्स दे दो और HSU फैमिली सारा खर्चा उठाएगी। मिया की आवाज धीमी है लेकिन पक्की। डैड, मॉम, हेनरी, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। जेसन ने परसों ही $1 मिलियन जमा किए हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी एक नर्स अंदर आती है और कहती है, बच्ची के पिता ने फॉलोअप ट्रीटमेंट और दवाइयों के लिए एक और $1 मिलियन जमा कर दिए हैं। मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। रिचर्ड, लिंडा और हेनरी सन्न रह जाते हैं। ऑपरेटिंग रूम के बाहर लाल बत्ती जल रही है। मिया मेरे कंधे पर सिर टिकाए हुए है। उसका शरीर हल्का कांप रहा है। मैं उसका हाथ थामता हूं। प्रोफेसर रॉबर्ट इस बीमारी के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने ऐसे 27 केसेस हैंडल किए हैं और हर बार कामयाब रहे हैं। हेनरी पास आता है और पूछता है, जेसन, तुमने मिस्टर लू से आखिर कितना पैसा उधार लिया है? मैं उसकी तरफ देखता हूं। मेरा काम तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। $2 मिलियन। अगर HSU फैमिली अपना घर भी बेचते तो भी ये रकम पूरी नहीं होगी। वो मिया से कहता है, दीदी सच बताओ। मिया कुछ बोलने ही वाली होती है कि रिचर्ड बीच में आ जाता है। उससे क्या पूछ रहे हो? उसे सिर्फ झूठ बोलना और जुआ खेलना आता है। वो मिया से कहता है, बेटा, मेरे पास $1 मिलियन की सेविंग्स है। बस डिवोर्स के लिए हाँ कह दो और मैं ये अभी तुम्हें भेज दूंगा, वरना कल सुबह मैं ये पैसे डायरेक्टर जाओ के रिवर्स मॉर्गेज प्लान में लगा दूंगा। लिंडा समझाती है, सालाना 30% रिटर्न मिलेगा। ये एक इनसाइडर अपॉर्चुनिटी है। 10 साल बाद घर भी वापस मिल जाएगा। डायरेक्टर जाओ कह रहे हैं कि ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। मैं रिचर्ड को देखता हूं। डैड, जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं उसमें प्रॉपर्टी किसी तीसरी कंपनी के पास गिरवी रखनी पड़ती है। रिचर्ड चिढ़कर कहता है, एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिशियल इसकी गारंटी दे रहे हैं। ये एक लेजिटिमेट कंपनी है और हमने लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट भी चेक करवाया है। तुम्हें इसके बारे में पता ही क्या है? पिछले कुछ सालों में ये एक नया स्कैम स्कीम उभर कर आया है। ये सोची समझी प्रोफेशनल कंपनीज असल में सिर्फ कागजों पर होती हैं, जो कुछ हजार की कैपिटल के साथ रजिस्टर की जाती हैं। कुछ महीनों तक तो ये रिटायरमेंट मनी वक्त पर देते हैं, लेकिन जब तक तुम्हें समझ आता है कि असल में क्या हो रहा है, तब तक घर और पैसा दोनों हाथ से निकल चुके होते हैं। ये डायरेक्टर जो या तो खुद स्कैम हो रहा है या फिर मैं अपनी बात अधूरी छोड़ देता हूं। तुम बकवास कर रहे हो, रिचर्ड गुस्से में चिल्लाता है। उम्र भर के रिश्ते और पहचान, और तुम एक जुआरी होकर हमें लेक्चर दोगे? ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा एक कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें लगता है सरकार बीच में नहीं आएगी? मुझे लगता है तुम बस जल रहे हो। मिया अचानक खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज कांप रही है। डैड, अपना प्रोजेक्ट लीजिए और यहां से जाइए। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। चेरी जिए या मरे, उसका बोझ मैं खुद उठाऊंगी। रिचर्ड का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो अपनी बेटी की तरफ उंगली से इशारा करता है, लेकिन काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाता। आखिर में वो नफरत से अपना हाथ झटक देता है। ठीक है, फिर बाद में पछताना मत। लिंडा एक ठंडी आह भरती है। उसकी आंखें लाल हैं। हेनरी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर चुप रहता है। पूरा परिवार मुड़कर बाहर चला जाता है।
ऑपरेटिंग रूम के बाहर अचानक सन्नाटा छा जाता है। मियाँ बेंच पर गिर पड़ती है। उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे हैं। मैं धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखता हूं। 4 घंटे बाद सर्जरी की लाइट बंद होती है। लीड सर्जन बाहर आता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान है। सर्जरी बहुत अच्छी रही। उसे 48 घंटों तक आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, लेकिन उम्मीद पूरी है कि वो जल्द ठीक हो जाएगी। मियाँ के पैर लड़खड़ाते हैं और मैं उसे गिरने से बचा लेता हूं। वो अपना चेहरा ढक लेती है। उसकी उंगलियों के बीच से आंसू बह रहे हैं, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू हैं। 2 महीने बाद चेरी को अस्पताल से छुट्टी मिलने की सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं। उसकी रंगत वापस आ गई है। वो स्वस्थ और गुलाबी दिख रही है। उसे अभी भी वक्त पर दवाइयों और चेकअप्स की जरूरत है, लेकिन वो फिर से एनर्जी से भर गई है। उसकी नई जिंदगी का जश्न मनाने के लिए हम एक नए खुले अपस्केल स्टेक हाउस में टेबल बुक करते हैं। जब वो अस्पताल में थी, मैंने उससे वादा किया था कि ठीक होते ही मैं उसे शहर का सबसे बेहतरीन स्टेक खिलाऊंगा। स्टेक हाउस बहुत ही शानदार और आलीशान है। जैसे ही मियाँ उसकी कॉलर में नैपकिन लगाती है, चेरी अपनी छोटी छोटी टांगें खुशी से हिलाने लगती है। खाना मेज पर आता है और जैसे ही मैं अपना स्टेक काटने वाला होता हूं, एक अच्छे कपड़े पहने हुए नौजवान पास से गुजरता है। उसकी नज़र अचानक मियाँ पर पड़ती है और वो ठिठक जाता है। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आती है, जो देखते ही देखते एक घमंडी मुस्कान में बदल जाती है। वो पास आता है। उसकी नज़रें मुझ पर और चेरी पर घूमती हैं और फिर वापस मियाँ के चेहरे पर टिक जाती हैं। मैंने सुना था तुम्हारी शादी हो गई है, तो ये कौन है? मियाँ की उंगलियां मेज पर कस जाती हैं। इस आदमी का नाम फीलिक्स जे है, जिसके साथ मियाँ के माता पिता उसकी शादी कराना चाहते थे। उसे देखकर मियाँ का शरीर अकड़ जाता है। उसकी आवाज में खिंचाव साफ महसूस होता है। फीलिक्स, क्या इत्तेफाक है? फीलिक्स मेरी तरफ मुड़ता है और मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है। उसकी नज़रों में साफ तौर पर एक परखने वाला भाव है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मिस्टर चेन, शायद आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या ये आपकी बेटी है? ये तो काफी बड़ी हो गई है। मैं खड़ा होता हूं और उससे हाथ मिलाता हूं। वो जानबूझकर मेरे हाथ को जोर से भींचता है। मैं कोई रिएक्शन नहीं देता, बस शांति से उसे देखता रहता हूं। जब किस्मत ने हमें मिला ही दिया है, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम भी साथ बैठें? फेलिक्स बड़ी सहजता से कहता है और फिर अपने पीछे खड़ी एक सजी धजी औरत की तरफ इशारा करता है। बात करते समय वो ओल्ड फ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों पर खास जोर देता है। वेपिंग की नजरें तेजी से मियाँ के ऊपर घूमती हैं और उसके कपड़ों पर जाकर टिक जाती हैं। उसके चेहरे पर एक श्रेष्ठता का भाव आता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मियाँ है ना? क्या इत्तेफाक है? चलिए साथ बैठते हैं। मेज के नीचे मियाँ ने खामोशी से मेरा हाथ पकड़ लिया है। मैं उसे वापस दबाकर भरोसा देता हूँ और वेपिंग को एक औपचारिक मुस्कान देता हूँ। मियाँ ही ठीक है, किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो आप मेरी पत्नी से काफी बड़ी दिखती हैं। वेपिंग का चेहरा उतर जाता है। फिलिक्स कुछ महंगी डिशेस ऑर्डर करता है और फिर मेरी तरफ मुड़ता है। तो मिस्टर चैन, आजकल आप क्या काम कर रहे हैं? आज का बिल मेरी तरफ से। मैं शांत लहजे में कहता हूं, मैं एक छोटा बिजनेस चलाता हूं। फीलिक्स कहता है, छोटा बिजनेस होने में कोई बुराई नहीं है। आजादी की अपनी कीमत होती है। फिर वो वेटर की तरफ मुड़ता है। हमारे लिए मॉन्ट्राज की एक बॉटल लाओ, 2015 विंटेज। वो बड़ी फुर्ती से वाइन का नाम लेता है और फिर मियाँ की तरफ देखता है। मुझे याद है तुम पहले ज्यादा नहीं पीती थी, लेकिन यहाँ की वाइट वाइन सी फूड के साथ बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। वेपिंग तुरंत बीच में बोल पड़ती है, ओह बिल्कुल। फिलिक्स खाने और वाइन को लेकर बहुत चयनात्मक है। ये काफी महंगी होगी, है ना? वो सवाल फिलिक्स से पूछती है, लेकिन उसकी नजरें मियाँ पर होती हैं। फिलिक्स बेपरवाही का नाटक करते हुए हाथ हिलाता है। अरे कोई बात नहीं, बस खाने के साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। वाइन जल्दी ही आ जाती है। वेटर नियम के मुताबिक फिलिक्स के ग्लास में थोड़ी सी वाइन चखने के लिए डालता है। फिलिक्स उसे हिलाता है, सूंघता है और एक छोटा घूंट लेकर उसका स्वाद लेता है, फिर सिर हिलाता है। ठीक है, उसका पूरा बर्ताव जानबूझकर दिखावटी और नाटकीय है। जैसे ही वेटर बाकी सबके लिए वाइन डालने बढ़ता है, मैं अपना हाथ उठाकर उसे धीरे से रोकता हूं। मैं मियाँ के सामने रखा ग्लास उठाता हूं। क्या आप इस ग्लास को बदल सकते हैं? इसे काफी देर तक चिल नहीं किया गया है। इससे मॉन्ट्राज के फ्रूट नोट्स और मिनरल कैरेक्टर दब जाएंगे, खासकर इस वाइन की डेलिकेट बॉडी को देखते हुए। वेटर हैरान रह जाता है, तुरंत माफी मांगता है और ग्लास बदल देता है। मैं नया ग्लास लेकर उसे ध्यान से देखता हूं, फिर सिर हिलाकर वाइन डालने की इजाजत देता हूं। फिलिक्स के चेहरे से उसका आत्मविश्वास अब धीरे धीरे गायब होने लगता है।
मियाँ मुझे हैरानी से देखती है, फिर धीरे से अपना ग्लास उठाकर एक घूंट भरती है। फेलिक्स अपना गला साफ करता है। मिस्टर चेन शायद ग्लासवेयर को लेकर काफी शौकीन है। हालांकि मॉन्ट्राज का असली अंदाज पुलिनी की नज़ाकत और शासांग की गहराई के तालमेल से आता है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूं। विंटेज तो ठीक है, लेकिन अगर हम आज के सी फूड के साथ सही पैरिंग की बात करें तो पास के ही एस्टेट की कॉटन शालमेन 2014 इसके स्ट्रक्चर को और बेहतर बना सकती थी। फेलिक्स का चेहरा सख्त हो जाता है। वो बात को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। मियाँ, मैंने कुछ साल पहले एक लैंडस्केपिंग कंपनी शुरू की थी। हम बड़े रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स का काम संभालते हैं। मेहनत तो है, पर कमाई बहुत अच्छी है। वो 2 उंगलियां उठाकर उन्हें हिलाता है। वेपिंग तुरंत कहती है, फेलिक्स बहुत सादगी से बात कर रहा है। ये साल का 2 मिलियन से ज्यादा है। तुम जिंग्रॉन ग्रुप को तो जानती ही होगी। हमने उनके कई हाई एंड प्रोजेक्ट्स का काम किया है। वो बनावटी चिंता के साथ मियाँ की तरफ मुड़ती है। अगर तुम दोनों कभी घर खरीदने का सोचो तो फेलिक्स से कहना, उसकी कई डेवलपर्स के साथ अच्छी जान पहचान है। वो तुम्हें बिल्कुल इनसाइडर प्राइस दिला देगा। मैं देखता हूं कि मियाँ ने अपने होंठ भींच लिए हैं। फेलिक्स उसकी तरफ देखता है और बड़े दिल वाले होने का नाटक करता है। वेपिंग, ऐसे मत कहो मियाँ। तुम्हें उस पुराने घर से अब कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। जब भी जरूरत हो बस कह देना, मैं तुम्हें मार्केट से 1 लाख से भी ज्यादा सस्ता घर दिला सकता हूं। मेज के नीचे मियाँ की उंगलियां आपस में उलझ रही हैं। मैं अपना हाथ धीरे से उसके हाथ पर रख देता हूं। समझ गया, इसकी जरूरत नहीं है। अगर हमें सस्ते में प्रॉपर्टी चाहिए तो मेरी अपनी पहचान है। फेलिक्स को यकीन नहीं होता। ये जिद करने का वक्त नहीं है। मैंने सुना है तुम लोगों के पास पैसों की तंगी है। 100,000 बचाना कोई छोटी बात नहीं है। अपनी ईगो के चक्कर में ऐसा मौका क्यों गवा रहे हो? वेपिंग तुरंत उसका साथ देती है। बिल्कुल, फेलिक्स के डेवलपर्स के साथ करीबी रिश्ते हैं। उसके लिए ये सिर्फ एक शब्द कहने की बात है। सोचो, वो बचे हुए पैसे तुम्हारी बेटी की दवाइयों में कितने काम आएंगे। जहां तुम अभी रह रहे हो वो जगह सच में बहुत पुरानी और जर्जर है। हम तो बस तुम लोगों का भला सोच रहे हैं। उसकी नजर मियाँ के कपड़ों पर टिक जाती है। मियाँ का चेहरा लाल हो जाता है। वो जवाब देने के लिए मुंह खोलती है, पर मैं मेज के नीचे उसका हाथ दबाकर उसे रोक देता हूं। मैं पानी का एक घूंट भरता हूं। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। आज का दिन हमारी बेटी की नई जिंदगी का जश्न मनाने के लिए था, ना कि इन दोनों की बकवास सुनने के लिए। जैसे ही मैं उन्हें यहां से जाने के लिए कहने वाला होता हूं, पीछे से एक हैरान कर देने वाली आवाज आती है, मिस्टर चेन। हम दोनों मुड़कर देखते हैं तो मिस्टर लू जिंगोंग प्राइवेट रूम की तरफ से चले आ रहे हैं। उनके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान है। मैं थोड़ा हैरान रह जाता हूं। मैंने आते वक्त दीवार पर मालिक के साथ उनकी तस्वीर देखी थी, पर यह नहीं सोचा था कि उनसे सच में मुलाकात हो जाएगी। चेयरमैन ल्यू फेलिक्स अपनी जगह से किसी स्प्रिंग की तरह उछल पड़ता है, जिससे उसकी कुर्सी शोर के साथ गिर जाती है। उसका चेहरा चापलूसी से भर जाता है। वो झुककर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है। चेयरमैन लू, क्या इत्तेफाक है। मैं फैंगिंग लैंडस्केपिंग से फेलिक्स जू हूं। मैंने पिछले साल आपकी कंपनी के बैंक्वेट में आपको टोस्ट किया था। क्या आपको मैं याद हूं? बात करते हुए वो हमारी तरफ एक घमंडी नजर डालता है। मिस्टर लू के माथे पर हल्की शिकन आती है। साफ है कि उन्हें अंदाजा नहीं है कि ये आदमी कौन है, लेकिन उनकी नजर फेलिक्स को छोड़कर सीधे मुझ पर टिक जाती है। शिष्टाचार के नाते मिस्टर लू हाथ तो मिलाते हैं, पर उनका लहजा ठंडा है। ओह, हेलो। वो एक छोटा सा हैंडशेक फेलिक्स को किसी शराब के नशे की तरह चढ़ जाता है। उसका चेहरा गर्व से चमकने लगता है। लेकिन मिस्टर लू फौरन अपना हाथ खींच लेते हैं और जमे हुए फेलिक्स को छोड़कर मेरी तरफ बढ़ते हैं, हाथ बढ़ाते हुए। मिस्टर चेन, क्या इत्तेफाक है। मैं पिछली बार से ही आपसे संपर्क करना चाहता था, लेकिन आपके परिवार की स्थिति को देखते हुए मैंने दखल देना सही नहीं समझा। आज आपसे मिलना तो किस्मत की बात है। मैं खड़ा होकर उनसे हाथ मिलाता हूं। मिस्टर लू, काफी समय हो गया। पास में खड़ा फेलिक्स अपनी आंखें फाड़ कर देख रहा है। उसका पूरा शरीर पत्थर सा हो गया है। उसके चेहरे से वो चापलूसी भरी मुस्कान अभी तक नहीं उतरी है, जो अब गहरे सदमे में बदल चुकी है। ये नज़ारा काफी मजेदार है। वेपिंग अभी भी मिस्टर लू को नहीं पहचानती। उसे बस ये दिख रहा है कि उसके बॉयफ्रेंड को नजरअंदाज किया गया, और मैं, जिसे वो एक मामूली फल वाला समझती थी, इस बड़े आदमी से इतनी सहजता से बात कर रहा हूं। वो अपने होंठ सिकोड़ती है और उसकी आवाज इतनी तेज है कि सुनाई दे सके। अरे बाप रे, अब फल बेचने वाले भी रियल एस्टेट की बातें करने लगे। क्या जमाना आ गया है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, कमरे का माहौल एकदम ठंडा हो जाता है। मिस्टर लू की मुस्कान गायब हो जाती है। उनकी तेज नजर वेपिंग की तरफ जाती है और फिर वापस मुझ पर। उनकी आंखों में एक सवाल है।
मैं उनका हाथ छोड़ता हूं और शांत लहजे में कहता हूं, ओ, ये मेरी पत्नी के पुराने जान पहचान वाले हैं, बस इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। जब इन्हें पता चला कि हम घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपकी डेवलपमेंट्स पर हमें इनसाइडर डिस्काउंट दिलाने की जिद कर रहे थे। मिस्टर लू बहुत समझदार हैं, वो इशारा तुरंत समझ जाते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान वापस आती है, पर अब उसमें एक ठंडी धार है। वो जोर से मेरा कंधा थपथपाते हुए कहते हैं, अरे छोड़िए भी, हमारी दोस्ती और आपके घर खरीदने के बीच में ये डिस्काउंट की बातें कैसी? उनकी नजर अब उस हक्के बक्के फीलिक्स और वेपिंग की तरफ जाती है। उनकी मुस्कान बनी रहती है, पर लहजा अब नीचा दिखाने वाला है। छोटा भाई, भाभी और नन्ही गुड़िया, वो चेरी की तरफ प्यार से देखते हैं। तुम्हें जो भी डेवलपमेंट और जो भी यूनिट पसंद आए, बस मुझे सीधे बता देना। वो दृढ़ता से हाथ हिलाते हैं। मैं तुम्हें एक यूनिट अपनी तरफ से गिफ्ट करूंगा। ये शब्द किसी बिजली की तरह गिरते हैं। मैं देखता हूं कि फीलिक्स के चेहरे का रंग उड़ चुका है, उसकी आंखें बाहर आने को हैं और मुंह खुला का खुला रह गया है। वीपिंग को तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो कभी मिस्टर लू को देखती है, कभी मुझे और कभी अपने बॉयफ्रेंड को, जो अब ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जान निकल गई हो। जैसे ही मिस्टर लू हमें प्राइवेट रूम की तरफ ले जाते हैं, अंदर बैठे 3 एग्जीक्यूटिव्स थोड़े हैरान रह जाते हैं। मिस्टर लू बहुत जोश में हैं। चलिए मैं परिचय कराता हूँ, ये हैं मिस्टर जेसन चेन, मेरे लकी चार्म। तीनों एग्जीक्यूटिव्स खड़े होकर सिर झुकाते हैं, हालांकि उनके चेहरों पर उलझन साफ है। मिस्टर लू खुद मेरे लिए चाय परोसते हैं। छोटे भाई, तुम्हारी पिछली टिप की वजह से हमने स्ट्रैटेजी बदली और दाम बढ़ा दिए, जिससे प्रॉफिट्स 30% तक बढ़ गए। बोर्ड ने अब अगले 2 सालों के लिए उसी इलाके पर पूरा ध्यान देने का फैसला किया है। मैं शांति से अपना कप नीचे रखता हूं। मिस्टर लू, सबवे एक्सटेंशन तो पक्का है, लेकिन निंघाई का फोकस अगले 5 सालों तक ईस्ट की तरफ नहीं रहने वाला है। क्या? तीनों एक साथ बोल पड़ते हैं। मार्केटिंग हेड डायरेक्टर वे माथे पर बल लाते हुए कहते हैं, मिस्टर चेन, आपका क्या मतलब है? हमने बहुत रिसर्च की है उस इलाके में, काफी जमीन है और सबवे का फायदा भी मिलेगा। डायरेक्टर जो भी अपनी बात जोड़ते हैं, और सरकारी रिपोर्ट में भी शहर को पूर्व की तरफ बढ़ाने की बात कही गई है। पॉलिसी बिल्कुल साफ है। वाइस प्रेसिडेंट जांग खामोश हैं, पर उनकी आंखों में शक साफ दिख रहा है। मिस्टर लू आगे झुकते हैं, मेरी बात सुनने का इंतजार करते हुए। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता हूं, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आप एक बहुत बड़े और निर्णायक वेरिएबल को भूल रहे हैं, एंटी करप्शन एनफोर्समेंट। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। नया मेयर पड़ोसी शहर के साउथ डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर होकर आया है, और उस डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल ही बहुत बड़ा पॉलिटिकल शेकअप हुआ था। अगर उसकी पहली चाल गवर्नेंस को सुधारने की नहीं है, तो वो अपनी अथॉरिटी कैसे जमाएगा? मैं अपनी उंगली मेज पर हल्के से थपथपाता हूं। ईस्टवर्ड एक्सपेंशन में बहुत ज्यादा लैंड ट्रांसफर, रीलोकेशन कॉम्पेंसेशन और कंस्ट्रक्शन बिडिंग शामिल है। ये मामला बहुत उलझा हुआ है। वो इस सेंसिटिव पीरियड में इसे हाथ नहीं लगाएगा, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं। इसके बजाय वो उस रास्ते को चुनेगा जहां रेजिस्टेंस सबसे कम हो और रिजल्ट सबसे तेजी से दिखें। मैं साउथ वेस्ट की तरफ इशारा करता हूं। ओल्ड सिटी रेनोवेशन और रिवर साइड एक्सपेंशन, वहां प्रॉपर्टी राइट्स इतने उलझे हुए हैं कि कोई भी दखल देने की हिम्मत नहीं करता। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, रिवर व्यूज एक रिसोर्स की तरह है, और बस थोड़ी सी पॉलिसी की मदद मिलते ही वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी। जहां तक ईस्ट की बात है, मैं अपना सिर हिलाता हूं। अभी वो एक प्रेशर कुकर की तरह है। जो भी उसमें कूदेगा, एंटी करप्शन क्रैकडाउन शुरू होते ही वो ढक्कन के नीचे फंस जाएगा, कम से कम 3 से 5 साल के लिए। जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं, सन्नाटा छा जाता है। मैं तीनों एग्जीक्यूटिव्स के चेहरों पर हैरानी देख सकता हूं। मिस्टर लू का हाथ हवा में रुक जाता है। चाय का प्याला अभी भी उठा हुआ है और उनके चेहरे पर हैरानी अब समझदारी में बदल रही है। उन्हें अचानक कुछ दिन पहले एक डिनर पर किसी ऑफिशियल की कही हुई बात याद आती है कि ओल्ड डिस्ट्रिक्ट्स को अपग्रेड करना भी एक रास्ता हो सकता है। मैं मुड़कर मियाँ की तरफ देखता हूं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। वो हैरानी से मेरी ओर देख रही है। मिस्टर लू खुद से बुदबुदाते हैं, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। अचानक वो अपना प्याला जोर से मेज पर रखते हैं और खड़े हो जाते हैं। वो मेज के चारों ओर घूम कर आते हैं, टीपॉट उठाते हैं और खुद मेरे प्याले में चाय भरते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में सोचना और पॉलिटिक्स को नजरअंदाज करना ये बेवकूफ़ों का काम है लिटिल ब्रदर चेन। आज तुमने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं देखता हूं कि तीनों एग्जीक्यूटिव्स की सांसें थम गई हैं। उन्होंने आज तक मिस्टर लू को किसी के सामने इतना झुकते हुए नहीं देखा। मैं मुस्कुराता हूं। मिस्टर लू,
आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो बस यूं ही अपनी राय दे रहा था। अगर मैं गलत साबित हुआ तो बुरा मत मानिएगा। मिस्टर लू अपना सिर हिलाते हैं। सिर्फ राय? तुम्हारा एक एक शब्द दौलत के बराबर था। नहीं, दौलत भी कम है। इस तरह की समझ अरबों की कीमत रखती है। मिस्टर लू वापस बैठते हैं। उनकी आंखों में एक चमक है। लिटिल ब्रदर, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकता। जो मैंने बाहर कहा था वो अब भी कायम है। तुम्हें जो भी प्रॉपर्टी चाहिए मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। मेज के नीचे मियां ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। मैं अपना सिर हिलाता हूं। तोहफे की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे खरीदूंगा। मिस्टर लू पूछते हैं, खरीदोगे? तुम्हें कौन सी चाहिए? अपनी पसंद बताओ, मैं तुम्हें सबसे कम कीमत दूंगा। मैं मुस्कुराता हूं। नहीं, मुझे असल में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के वंजावी होलसेल मार्केट में एक स्टॉल चाहिए और साथ ही पास के वॉर्म होम कॉम्प्लेक्स में एक छोटा यूनिट। 800 या 900 स्क्वायर फीट काफी होगा। मैं देखता हूं कि कमरे में हर कोई हैरान रह गया है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कंपनी की एक ऐसी जमीन थी जिसे उन्होंने बस यूं ही छोड़ दिया था। वहां मुनाफा ना के बराबर था। मिस्टर लू अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ते हैं। लिटिल ब्रदर, तुम मजाक कर रहे हो ना? वो इलाका बहुत दूर है। मैं तुम्हें गोल्ड कोस्ट में एक रिवर साइड फ्लैट देता हूं। मैं फिर से मना कर देता हूं। मैं फल का कारोबार करता हूं। होलसेल मार्केट मेरे लिए सही है और पास में अपार्टमेंट होने से रोजाना की जिंदगी आसान हो जाएगी। मिस्टर लू कुछ सेकंड के लिए मुझे देखते रहते हैं, फिर अचानक मुस्कुरा देते हैं। उनकी मुस्कान में हार और तारीफ दोनों है। ठीक है, अगर तुम खरीदने पर ही अड़े हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो मेज पर हाथ मारते हैं। तो ये सौदा पक्का रहा। जो स्टॉल चाहिए चुन लो, कॉस्ट प्राइस पर। $1,00,000। इससे एक पैसा भी ज्यादा हुआ तो हमारी दोस्ती खत्म। $1,00,000? ये तो लगभग मुफ्त जैसा ही है। मैं अपना प्याला उठाता हूं। सौदा पक्का। शुक्रिया मिस्टर लू। हमारे प्याले आपस में टकराते हैं। मैं महसूस कर सकता हूं कि मियां की नजरें पूरे वक्त मेरे चेहरे पर ही थीं। वो एक बार मुझे और फिर उन तीनों एग्जीक्यूटिव्स को देखती है जो अभी भी इस सबको समझने की कोशिश कर रही हैं। उसके होंठ कुछ कहने के लिए खुलते हैं, लेकिन आखिर में वो कुछ नहीं कहती। हमने अगले दिन शॉप देखने के लिए मिस्टर लू के साथ सब तय किया और फिर घर की ओर चल दिए। मियां पहले फ्रूट स्टैंड की तरफ जाती है। चूंकि प्लान अब एक छोटे स्टॉल से मेन मार्केट में एक बड़े होलसेल सुपरमार्केट में जाने का है, इसलिए पुराने स्टैंड का सामान पहले ही खाली करना होगा। मैं चेरी को गोद में लेकर घर की ओर चल देता हूं। हम अभी बिल्डिंग में घुसे ही थे कि मिसेस वांग हमें रोक लेती हैं। उनका पोता भी उनके साथ है। अरे देखो तो, ये छोटी चेरी है। पिछली बार जब तुम शाओबाओ के साथ लड़ रही थी तो उसकी दादी ने तुमसे क्या कहा था? बच्चों को तमीज से रहना चाहिए। अगर तुम बात नहीं मानोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी, सुना तुमने? ये सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बेटी तमीजदार है या नहीं। वो बीमार इसलिए हुई क्योंकि वो शैतान है और बात नहीं मानती। ये बकवास है। मैं नीचे चेरी की तरफ देखता हूं। वो थोड़ा डरकर पीछे हट जाती है। मैं साफ आवाज में कहता हूं, चेरी, अब से अगर बाहर का कोई भी तुम्हें बुरा महसूस कराए तो तुम आकर डैडी को बताना। डैडी तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मैं मुड़कर जाने लगता हूं। वो चिल्लाती है, अरे रुको तो। वो मेरे पीछे आती है। मैंने सुना है चेरी की बीमारी में बहुत पैसा खर्च हो गया। क्या तुम अपना अपार्टमेंट बेच रहे हो? मैं रुक जाता हूं। आपको ये किसने बताया? वो कहती है, बातें तो फैली जाती हैं। अगर तुम वाकई बेच रही हो तो मैं इसे खरीद लूंगी। हम पुराने पड़ोसी हैं, ज्यादा कीमत मत लगाना। बात करते करते वो अपने पोते की गंदी जेब में हाथ डालती है, एक कैंडी निकालती है और उसे चेरी के मुंह की तरफ बढ़ाने की कोशिश करती है। ये लो, कैंडी खाओ। मैं झटके से अपना हाथ बढ़ाता हूं, उनकी कलाई पकड़ता हूं और कैंडी लेकर दूर फेंक देता हूं। अपार्टमेंट बिकाऊ नहीं है, फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद कीजिए। हम मुड़कर ऊपर की ओर चल देते हैं। पीछे से उनकी गालियां सुनाई देती हैं। फालतू आदमी, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम कंगाल होने के ही लायक हो। जब मियां घर आती है और उसे पता चलता है कि वो मिसेस वांग थी तो उसका चेहरा उतर जाता है। वो कहती है, वो हमेशा से इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी गॉसिप क्वीन रही है, उस पर ध्यान मत दो। हमें अंदाजा भी नहीं था कि एक गलत खबर क्या तूफान ला सकती है। अगली शाम मैं चेरी के साथ खेल रहा हूं, तभी मियां का फोन बजता है। वो उठाती है, कुछ सेकंड सुनती है और उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। मम्मी, क्या अपार्टमेंट बेचना? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मम्मी। मम्मी। कॉल कट जाता है। वो मेरी तरफ देखती है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। मेरी माँ कह रही हैं कि मिसेस वांग उन्हें सुपरमार्केट में मिली थी। उसने उन्हें बताया कि हम घर बेचने का प्लान कर रहे हैं।
मेरे पापा बहुत गुस्से में हैं। मैं जवाब देने ही वाला होता हूं कि मेरा फोन बजता है। मिस्टर लू की सेक्रेटरी कल शॉप देखने का वक्त कंफर्म कर रही है। मैं फोन रखता हूं। मैं देखता हूं कि मियां मुझे देख रही है। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन खुद को रोक लेती है। मैं पूछता हूं क्या हुआ? वो अपना सिर हिलाती है। कुछ नहीं। मेरे पापा एक बार कुछ ठान लें तो पीछे नहीं हटते। अगर उन्हें मिसेस वांग की बात पर यकीन हो गया तो वो कुछ जरूर करेंगे। मैं उसका हाथ थामता हूं। कल जब कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो सब साफ हो जाएगा। वो सिर हिलाती है लेकिन उसकी फिक्र कम नहीं होती। इधर रिचर्ड घर में प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है। उसे वो मिल जाता है। वो उस लाल किताब को कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में एक फैसला है तो वो इस अपार्टमेंट पर हाथ साफ करना चाहता है। ठीक है, उसे कोशिश करने दो। लिंडा उसके पास खड़ी है। उसकी आंखें लाल हैं। क्या तुम वाकई ये करना चाहते हो? अगर हमारी बेटी... रिचर्ड उसे बीच में ही रोक देता है। वो उस आदमी के पीछे पागल हो गई है। एक बार जेसन की नजर इस अपार्टमेंट पर पड़ गई तो माँ बेटी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वो डीड को अपनी जेब में रखता है और दांत पीसते हुए कहता है, मैं इसे कल ही करूंगा। मैं इसे रिवर्स मॉर्गेज प्रोग्राम में डाल दूंगा। एक बार कागज पूरे हो गए तो इस जगह से उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा जब तक जेसन जेल से बाहर नहीं आता और मियां डिवोर्स के लिए मान नहीं जाती। वो इस घर में कदम नहीं रखेंगे। लिंडा अपना मुंह खोलती है लेकिन कुछ नहीं कहती। बाहर रात गहरी होती जा रही है। बिल्डिंग की लाइटें एक एक करके बुझ रही हैं। नाश्ते के वक्त मियां काफी खुश लग रही है। मैं महसूस कर सकता हूं कि वो आज के लिए कितनी एक्साइटेड है। चेरी अपने नन्हे पैर चलाती है और पूछती है, मम्मी क्या हमें फलों की एक बड़ी दुकान मिल रही है? मियां चहकते हुए कहती है, बिल्कुल सही। चेरी को जो फल चाहिए वो उसे मिलेगा। रसोई में गर्म दलिया और ऑमलेट की खुशबू फैली हुई है। सब कुछ शांत है लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलता। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मियां दरवाजा खोलने जाती है। रिचर्ड और लिंडा बाहर खड़े हैं। दोनों गुस्से से पीले पड़े हुए हैं। पापा, मम्मी, आप यहां क्या कर रहे हैं? रिचर्ड सीधे अंदर आता है और उसकी नजरें मुझ पर टिक जाती हैं। क्या हमने तुम्हारे अपार्टमेंट बेचने के प्लान में खलल डाल दिया? मियां हक्का बक्का रह जाती है। लिंडा मेरी तरफ इशारा करती है। जेसन चैन, तुम अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हो तो अब तुम्हारी नजर हमारे अपार्टमेंट पर है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखता हूं। पापा, मम्मी, आप गलत समझ रहे हैं। मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं है और हम अपार्टमेंट नहीं बेच रहे हैं। रिचर्ड मुझे बुरी तरह टोकता है। चुप रहो। क्या तुम्हारी जुबान से कभी कोई सच निकलता है? वो मियां की तरफ मुड़ता है और चिल्लाता है, ये शादी अभी के अभी खत्म होगी। इस पर $2 मिलियन का कर्ज है। ये तुम्हारे सिर से छत छीनने वाला है और तुम इसे डिवोर्स नहीं दे रही। क्या तुम चेरी को लेकर सड़कों पर रहना चाहती हो? मियां घबरा कर कहती है, पापा, मम्मी, आप पूरी तरह गलत समझ रहे हैं। इनमें से कुछ भी सच नहीं है। आपको ये बकवास किसने बताई? लिंडा रोते हुए कहती है, क्या हमें किसी के बताने की जरूरत है? पूरा मोहल्ला यही बातें कर रहा है बेटा। मेरा दिल तुम्हारे लिए बैठा जा रहा है। उसे छोड़ दो, हमारे पास वापस आ जाओ। हम ये अपार्टमेंट तुम्हारे लिए रखेंगे और चेरी की दवाइयों का खर्च भी हम उठाएंगे। मियां की आवाज में अब सख्ती है। मैं उसे नहीं छोड़ रही। हमें अच्छे से पता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। हमें नहीं चाहिए कि आप हमारे फैसले लें। रिचर्ड दहाड़ता है, तुम्हें पता ही क्या है? तुम पागल हो चुकी हो। मुझे आज सीधा जवाब चाहिए। वो उसकी आंखों में देखता है और एक एक शब्द चबा कर कहता है, तुम उसे डिवोर्स दे रही हो या नहीं? मियां अपने होंठ काटती है, नहीं। रिचर्ड का सीना गुस्से से फूल रहा है। ठीक है, तो फिर मैं ये अपार्टमेंट वापस ले रहा हूं। अब से तुम्हारा जो भी हो, परिवार को उससे कोई मतलब नहीं है। समझ लो कि आज से मेरी कोई बेटी नहीं है। ये आखिरी शब्द मियां के सीने में खंजर की तरह लगते हैं। उसका शरीर डगमगाता है और चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें गिरने नहीं देती। वो अपने पिता के गुस्से से भरे चेहरे और अपनी मां को देखती है जो रो रही है। फिर वो अपनी आंखें पोंछती है। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन वो साफ कहती है, हम डिवोर्स नहीं ले रहे हैं। अगर आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। जहां तक अपार्टमेंट की बात है, हमें ये नहीं चाहिए। हम आज ही यहां से जा रहे हैं। रिचर्ड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे वो अपनी बेटी को पहली बार देख रहा हो। ठीक है, बहुत अच्छे। वो गुस्से से कांप रहा है। मैं कल अपना अपार्टमेंट लेने आ जाऊंगा। वो लिंडा का हाथ पकड़ता है और मुड़कर चला जाता है। लिंडा उसके पीछे लड़खड़ाते हुए जाती है। तुम ऐसी कैसी हो गई? तुम्हारे पिता सिर्फ तुम्हारा भला चाहते हैं। मियां पीछे से आवाज देती है,
रिश्ता तोड़ने की बात उन्होंने कही है, अपार्टमेंट वापस लेने की बात उन्होंने कही है। मैंने तो बस उनकी बात मान ली। क्या ये आज्ञाकारी होना नहीं है? लिंडा के पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहती है, उस आदमी ने तुम पर जादू कर दिया है। तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। काश मेरी कोई बेटी ही ना होती। दरवाजा जोर से बंद होता है। कुछ सेकंड बीतते हैं और फिर मियाँ मेरी बाहों में टूटकर बिखर जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं उसे कसकर पकड़ता हूँ और उसकी पीठ सहलाता हूँ। चेरी मियाँ के पैरों से लिपट जाती है और धीरे से रोते हुए कहती है, मम्मी मत रो। जब मियाँ शांत होती है तो मैं उसके आंसू पोंछता हूँ और उसकी लाल आंखों में देखता हूँ। फिर मैं उस छोटे से पुराने कमरे को देखता हूँ। वैसे भी हम इस तरह और नहीं रह सकते। अब वक्त आ गया है कि हमारा अपना एक असली घर हो। वो मेरी तरफ देखती है। मैं उसका हाथ थामता हूं। पैसों की फिक्र मत करो, चलो चलकर दुकान देखते हैं। वो सिर हिलाती है। वो बेडरूम में जाती है और एक नीले रंग की ड्रेस निकालती है। मुझे याद है, ये हमारी शादी के बाद खरीदी हुई उसकी सबसे अच्छी ड्रेस है, जिसे उसने शायद ही कभी पहना हो। उसे वो ड्रेस अपने शरीर से लगाकर देखते हुए मेरे सीने में कुछ अजीब सा महसूस होता है। अकाउंट में अभी भी 3 मिलियन से ज्यादा हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं उसके और चेरी के लिए कुछ अच्छा खरीदूं। मियाँ ड्रेस बदलकर आती है और एक छोटी सी मुस्कान देती है। चलो अपना सुनहरा भविष्य देखने चलते हैं। हम नीचे सड़क पर पहुंचते हैं। तभी पास में एक काली मर्सिडीज 2 बार हॉर्न बजाती है। हम मुड़ते हैं। खिड़की नीचे होती है और मिस्टर लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। लिटिल ब्रदर, भाभी जी, अंदर आ जाइए। मैं एक पल के लिए हैरान रह जाता हूँ, फिर हंस देता हूँ। मिस्टर लू खुद गाड़ी चलाकर आए हैं। उनके साथ कोई ड्राइवर नहीं है। गाड़ी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ती है। रास्ते में मिस्टर लू बातें करते हैं। लिटिल ब्रदर, वंजावी को असल में सिर्फ बची कुची जमीन को ठिकाने लगाने के लिए बनाया गया था। इसकी लोकेशन थोड़ी अजीब है ना ये नए शहर में है और ना ही पुराने में। वो एक थोड़ी टूटी फूटी सड़क पर मुड़ते हैं। ये इलाका पुराने डेमोलिशन प्रोजेक्ट्स का रीसेटलमेंट जोन है। पुराने शहर से हटाए गए बहुत से लोग यहाँ बसाए गए हैं। सड़कें चौड़ी हैं और इमारतें नहीं हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक ठीक से नहीं बना है। यहाँ कोई सबवे लाइन भी नहीं है। मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ, लेकिन जब लोग कहीं रहने लगते हैं तो ज़रूरतें अपने आप पैदा हो जाती हैं। मुझे अच्छे से पता है कि ये जगह क्या है। निंगहाई की रीसेटलमेंट पॉपुलेशन की वजह से अगले कुछ सालों में ये जगह शहर का सबसे व्यस्त और इकोनॉमिकली वाइब्रेंट हिडन सेंटर बनने वाली है। वन जी इस इलाके का सबसे पुराना और सबसे बड़ा होलसेल मार्केट होने के नाते एक मैसिव मैग्नेट की तरह काम करेगा। अभी यहाँ के स्टॉल्स की कोई खास गिनती नहीं है, लेकिन जल्द ही यहाँ एक भी जगह खाली नहीं मिलेगी। हम यहाँ सिर्फ 3 पीढ़ियों के गुजारे की बात नहीं कर रहे हैं। ये जगह हम तीनों की पूरी जिंदगी संवारने के लिए काफी होगी। गाड़ी मार्केट के बाहर रुकती है। मियाँ उस शांत एंट्रेंस और खाली पार्किंग लॉट को देखकर थोड़ी चिंता में कहती है, जेसन, क्या तुम इस जगह को लेकर वाकई श्योर हो? मिस्टर लू पूरी ईमानदारी से कहते हैं, छोटे भाई, मेरे पास बिंगजैंग रोड और पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पर कुछ बहुत अच्छी लोकेशंस हैं। कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया स्पॉट सेट कर दूं। जेसन सिर हिलाते हुए मना कर देता है। बिंगजांग रोड का वाइब हमारे काम से मैच नहीं करता। यही वो जगह है। इसकी खामोशी पर मत जाइए। ये जगह जल्द ही धमाका करने वाली है। मिस्टर लू मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल है। जेसन सहज भाव से कहता है, मिस्टर लू, वांजाही में अपना स्टेक बेचने की जल्दी मत कीजिएगा। अगर कोई छोटा शेयर होल्डर बाहर निकलना चाहे तो उसके शेयर्स आप खरीद लीजिए। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में वंजाही ही वो प्रॉपर्टी होगी जो सोने के अंडे देगी। मिस्टर लू के चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। छोटे भाई, क्या तुम सीरियस हो? जेसन उनकी नजरों से नजरें मिलाता है। अब मानना या ना मानना आप पर है। मिस्टर लू खामोश हो जाते हैं और सोच में डूबे हुए आसपास के खाली इलाके को देखने लगते हैं। मिस्टर लू फिर से अपने पुराने अंदाज में लौटते हैं और कहते हैं, चलो अंदर चलते हैं। मैनेजर उन्हें देखते ही दौड़ता हुआ आता है। मिस्टर लू उसे ऑर्डर देते हैं, हमें अवेलेबल यूनिट्स दिखाओ, खासकर वो जो प्राइम स्पॉट्स पर हों। मैनेजर उन्हें बड़े उत्साह के साथ मेन एंट्रेंस के पास ले जाता है और कहता है, चेयरमैन मिस्टर चेन, जरा इसे देखिए। वो एक ऐसी यूनिट की तरफ इशारा करता है जो दूसरों से 50% बड़ी है। ये पूरे मार्केट के सबसे बड़े स्टॉल्स में से एक है। इसकी लोकेशन अनबीटेबल है और डिस्प्ले के लिए भी बहुत स्पेस है। वाकई यूनिट बहुत शानदार और चमकदार है। मिस्टर लू पूछते हैं, छोटे भाई, इसके बारे में क्या ख्याल है? मियाँ की आंखों में भी चमक आ जाती है। वो जेसन के जवाब का इंतजार कर रही है। जेसन सिर हिलाकर मना कर देता है।
ये वाली नहीं। मैनेजर हैरान रह जाता है। छोटे भाई, ये हमारी सबसे बेस्ट लोकेशन है। जेसन फिर से मना करता है और मार्केट के पिछले हिस्से की तरफ देखता है। चलिए साइड एंट्रेंस के पास देखते हैं। मैनेजर उलझन में कहता है, साइड एंट्रेंस? वहां तो फुट ट्रैफिक बहुत कम है, वो काफी कटी हुई जगह है। जेसन बस इतना कहता है, रास्ता दिखाओ। वे नॉर्थ वेस्ट साइड एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। ये जगह फ्रेट कॉरिडोर और पार्किंग के किनारे पर है। यहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम है और ज्यादातर स्टॉल्स खाली पड़े हैं, जिनके कांच के दरवाजों पर धूल जमी है। जेसन की नज़र एक साधारण सी यूनिट पर पड़ती है, जो एंट्रेंस के ठीक सामने नहीं है, बल्कि एक लोड बेयरिंग कॉलम के पीछे थोड़ी दबी हुई है। जेसन उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये वाली। मिया खुद को रोक नहीं पाती और उस खंभे के पीछे छिपे स्टॉल को देखकर हैरानी से पूछती है, ये वाली? मिस्टर लू भी अपनी राय देते हैं। छोटे भाई, ये जगह बहुत अंदर है, यहां रोशनी भी कम है और ये खंभा रास्ता भी रोकता है। चलो आगे देखते हैं। जेसन पूरे यकीन के साथ कहता है, जरूरत नहीं है, यही वो जगह है। मिया धीरे से पूछती है, पर क्यों? जेसन अपनी आवाज धीमी करके समझाता है, क्योंकि यहां का फनू बेहतरीन है। इस पिलर को देखो, फंशुई के हिसाब से ये पीछे एक मजबूत पहाड़ की तरह है जो आपको सपोर्ट देता है, और ये दबी हुई जगह गैदरिंग ब्रेथ कहलाती है, जहां खुशहाली आती है और आसानी से बाहर नहीं निकलती। वो बाहर फ्रेट कॉरिडोर की तरफ इशारा करता है। वहां गाड़ियों का आना जाना लगा रहेगा, यानी वो मूवमेंट है और यहां शांति है। मूवमेंट और स्टिलनेस का ये बैलेंस जिंदगी में तरक्की लाता है। मिया बस उसे उलझन भरी नजरों से सुनती रहती है। मिस्टर लू समझ नहीं पाते कि हंसें या आ भरें। वो बहस करना छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर तुमने दिल बना ही लिया है तो यही सही। वो मैनेजर की तरफ मुड़ते हैं। इस यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। वे ऑफिस भी नहीं जाते। मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट लेकर सीधे मर्सिडीज पकाता है। गाड़ी के अंदर ही जेसन और मिया लीज साइन करते हैं। 30 साल की टर्म, रिन्यूएबल, और टोटल रेंट सिर्फ $100,000। ये लगभग मुफ्त जैसा है। मिया कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिए मुस्कुरा रही है। मिया पूछती है, जेसन, अब आगे क्या? जेसन जवाब देता है, दुकान का काम तो हो गया, अब पास में ही कोई अपार्टमेंट देखते हैं। अगर सही मिला तो खरीद लेंगे। मिया की आंखें चमक उठती हैं। घर खरीदना है। मिस्टर लू तुरंत बीच में आते हैं। छोटे भाई को पास में ही कुछ खरीदना है। मून व्यू टेरेस और साउथ ईस्ट पर्ल हमारे ही प्रोजेक्ट्स हैं। तुम्हें जो पसंद आए बताओ, मैं सबसे कम प्राइस दिलवा दूंगा। जेसन मना कर देता है, उनकी जरूरत नहीं है, हम वॉर्म होम देखने जाएंगे। मिस्टर लू थोड़ा रुकते हैं। वॉर्म होम? वो तो कुछ साल पुराना रीसेटलमेंट बायबैक कॉम्प्लेक्स है, वहां सब बिक चुका है, अब सिर्फ सेकेंड हैंड यूनिट्स ही मिलेंगी। जेसन मुस्कुराता है, मुझे पता है, नया हो या पुराना, मुझे सिर्फ सही लोकेशन से मतलब है। मिस्टर लू के एक फोन कॉल के 15 मिनट के अंदर एक वाइट बिजनेसमैन वहां पहुंचती है। एक 40 साल का आदमी बाहर निकलता है और दौड़ते हुए आता है। चेयरमैन लू, आप खुद यहां आए। वो हाथ मिलाते हुए हमारी तरफ मुड़ता है। मैं एडी जो हूं, मिस्टर लू को जो भी चाहिए मैं सब संभाल लूंगा। मिस्टर लू बस सिर हिलाते हैं। एडी, मिस्टर चेन मेरे भाई जैसे हैं, उन्हें वॉर्म होम में यूनिट्स देखनी है, तुम्हारे पास क्या है? एडी अपना सीना ठोक कर कहता है, बिल्कुल, जब मिस्टर लू ने कह दिया तो समझो कमीशन खत्म। वॉर्म होम में 4 यूनिट्स मार्केट में हैं। हम एक एक करके उन्हें देखते हैं। पहली 3 साधारण हैं, लेकिन जब हम आखिरी टॉप फ्लोर वाली यूनिट का दरवाजा खोलते हैं तो सूरज की रोशनी हमारा स्वागत करती है। ये एक अनफिनिश्ड शेल है जिसमें कंक्रीट फ्लोर्स और सफेद दीवारें हैं। मिया लिविंग रूम के आखिरी छोर पर जाती है और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकलती है। बाहर एक बहुत बड़ा टेरेस है, पूरे 600 स्क्वायर फीट का। एडी समझाता है, मिसेस चेन, वैसे तो ये टेरेस कॉमन स्पेस है, लेकिन लेआउट देखिए, टॉप फ्लोर पर सिर्फ यही एक यूनिट है। अगर आप दरवाजा बंद कर दें तो ये आपका प्राइवेट गार्डन बन जाएगा। मिया कुछ नहीं बोलती, बस धूप में खड़ी होकर उस खाली जगह को देखती रहती है। जेसन उसके पास जाकर कहता है, अगर हम इसे कवर कर दें, वहां गुलाब की बेलों के लिए एक फ्लावर ट्रेलिस लगा दें, यहां हाइड्रेंजियास का एक प्लांटर बेड हो और उस कोने में एक रैटन टेबल और 2 कुर्सियां। गर्मियों की शाम को हम यहां बैठकर चाय पिएंगे और तारों को देखेंगे। मिया खामोशी से जेसन को देखती है। उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो रही हैं। ये यूनिट करीब 1200 स्क्वायर फीट की है और टेरेस मिलाकर 1800 स्क्वायर फीट स्पेस हो जाता है। जेसन पूछता है, तो क्या तुम्हें ये पसंद है? वो बस धीरे से सिर हिलाती है। मिस्टर लू तुरंत कहते हैं, छोटे भाई, यही फाइनल करो, रेनोवेशन की चिंता मत करना,
मैं देख लूंगा। हमारी कंपनी ने ही इसे बनाया था, हमारे पास ब्लूप्रिंट्स हैं। मैं यहाँ एक स्पाइरल स्टेयरकेस और ऊपर ग्लास डोम भी लगवा दूंगा। मियाँ पूछती है, इस सब में कितना खर्च आएगा? मिस्टर लू हंसते हुए कहते हैं, भाभी जी, पैसों की बात मत कीजिए। जेसन समझ जाता है कि मिस्टर लू रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। वो कहता है, ठीक है, शुक्रिया मिस्टर लू। एडी जब पेपर वर्क करने वाला होता है तभी जेसन कहता है, एडी, मैं ये चारों यूनिट्स ले रहा हूं। सब दंग रह जाते हैं। मियाँ उसे हैरानी से देखती है और मिस्टर लू पूछते हैं, छोटे भाई, क्या जगह कम पड़ रही है? मेरे पास मून व्यू टेरेस में 3000 फीट की एक विला है, तुम वही ले लो। जेसन मुस्कुराकर मना कर देता है, मुझे ये लोकेशन पसंद है। यहां से वंजाही पैदल जा सकते हैं। पास में ही प्री स्कूल है जो चेरी के लिए परफेक्ट है। मियाँ ने जेसन का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, हमें 4 घरों की जरूरत नहीं है, भले ही अकाउंट में 3 मिलियन से ज्यादा हों। जेसन उसका हाथ थामकर कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, ये घाटे का सौदा नहीं है। चारों यूनिट्स का सौदा 2 मिलियन के थोड़ा ऊपर में हो जाता है। अब भी अकाउंट में 1 मिलियन से ज्यादा बचा है, जो दुकान शुरू करने के लिए काफी है। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। मिस्टर लू के आदमी दोपहर तक सारा सामान शिफ्ट कर देते हैं। टॉप फ्लोर का काम शुरू होना है, इसलिए वे फिलहाल 5th फ्लोर की एक यूनिट में रहने आ जाते हैं। चेरी नए घर में एक चिड़िया की तरह चहकते हुए दौड़ रही है। मम्मी, क्या ये कमरा मेरा है? डैडी, क्या हम अब यहीं रहेंगे? मियाँ उस नए सोफे पर बैठती है जो मिस्टर लू ने भेजा है। वो चेरी को दौड़ते हुए देख रही है। उसकी आंखों में एक हैरानी है। कल तक वो एक अंधेरे सीलन भरे कमरे में थे और आज उसके नाम पर एक कमर्शियल यूनिट और 4 अपार्टमेंट्स हैं। ये सब एक सपने जैसा है। जेसन उसे देख रहा है और सोचता है कि उस 2 मिलियन का एक एक पैसा वसूल हो गया। उसे पता है कि ये इन्वेस्टमेंट कितनी कीमती होने वाली है। अगले 1 साल में निंघाई का एजुकेशन लैंडस्केप बदलने वाला है। बीजिंग का मशहूर वाइबे अफिलिएटेड प्राइमरी स्कूल अपनी ब्रांच यहाँ खुलने वाला है और उसकी लोकेशन वॉर्म होम के ठीक बगल वाला खाली मैदान है। रातों रात ये इलाका शहर का सबसे महंगा स्कूल डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। जेसन सोचता है कि जब कीमतें पीक पर होंगी तो वो 3 यूनिट्स बेच देगा और एक अपने लिए रखेगा। उसके बाद मियाँ को जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चाहता तो और भी बहुत कुछ खरीद सकता था, लेकिन पिछले जन्म ने उसे एक बात सिखा दी है, पैसा कभी खत्म नहीं होता, लेकिन परिवार के साथ बिताए ये सुकून के पल सबसे कीमती हैं। इधर हेनरी अपनी कार में बैठा है। उसका हाथ फोन पर इतनी जोर से कसा है कि हथेलियां जल रही हैं। उसके पिता की आवाज बहुत सख्त थी। अगर वो नहीं आया तो घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। वो पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचता है। ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो फिर से कोशिश करता है, पर अंदर कोई नहीं है। हार मानकर वो नीचे आता है और गली के नुक्कड़ पर फल वाले की तरफ दौड़ता है। सिर हिलाता है। चैन चेहरा धोने के बहाने वहां से निकल जाता है। वॉशरूम में वो शीशे में अपना चेहरा देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसकी थ्योरी सच साबित हुई थी। ज़ोंबी वायरस ने उसकी जान नहीं ली, बल्कि उसकी इनेट एबिलिटी को सफलतापूर्वक अपग्रेड कर दिया। वो अपनी नई ताकत के लेवल के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसे पायनियर चुने जाने और पायनियर टाइटल के साथ वक्त से पहले अवेकनिंग हासिल करने की बधाई देती है। ये सुनकर उसे समझ आ जाता है कि ये यूनिवर्सल विल की आवाज़ है और वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश होता है। वो इंटरफेस को टाइटल की जानकारी दिखाने का हुक्म देता है और उसके सामने एक स्क्रीन चमक उठती है जिसमें पायनियर होने के फायदों का ब्यौरा है। उसमें लिखा है कि जो लोग ट्रायल शुरू होने से पहले अपनी शक्तियों को ढूंढ लेते हैं और उन्हें ट्रेन कर लेते हैं, वे इस टाइटल के हकदार हैं। ये टाइटल उनकी एट्रीब्यूट्स को 5% बढ़ा देता है और हासिल होने वाले एक्सपीरियंस में 10% का बूस्ट देता है। इसके अलावा पायनियर्स के पास वक्त से पहले एट्रीब्यूट पैनल को खोलने का खास मौका भी होता है। ये सब पढ़कर चैन बहुत खुश होता है क्योंकि ये टाइटल उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर वो अपना पैनल और इनेट एबिलिटी खोलता है जहां उसकी एबिलिटी का लेवल SSS दिखाई देता है, जो ये बताता है कि उसके अंदर असीम ताकत है। पता चलता है कि वायरस मोनार्क वायरस एलिमेंट का सबसे महान और ताकतवर स्किल है जो किसी भी वायरस को सोखने, इस्तेमाल करने, काबू करने, बदलने और यहाँ तक कि बनाने की भी काबिलियत रखता है। चैन अपनी मौजूदा शक्तियों को परखता है और देखता है कि फिलहाल वो एक सीमित रेंज में ही वायरस सोख सकता है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसे भारी मात्रा में वायरस की ज़रूरत है, इसलिए वो वापस हॉस्पिटल की तरफ मुड़ता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे भगदड़ दिखाई देती है। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं और कुछ लोग ज़ोंबी आउटब्रेक और दुनिया खत्म होने की चेतावनी दे रहे हैं। अपनी पिछली जिंदगी की अहम बातों को याद करते हुए चैन समझ जाता है कि ट्रायल से पहले जैंग में हुई अजीब घटनाओं की जड़ यही सील किया गया हॉस्पिटल था। लोगों के सवालों को अनसुना करते हुए वो सीधा उस ज़ोंबी वाले इलाके की ओर दौड़ता है। जैसे जैसे वो वायरस सोखता है,
उसके वायरस मोनार्क टैलेंट स्किल में पॉइंट्स जमा होने लगते हैं जिनसे शक्तियों को और मजबूत किया जा सकता है। एक ज़ोंबी को खत्म करने के बाद वो बाकी बचे हुए अनडेड शिकारियों के पीछे पड़ जाता है और ऐलान करता है कि आज कोई भी ज़ोंबी उसके चंगुल से नहीं बच पाएगा। इसी बीच हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर ज़ोंबी लगातार वॉशरूम के दरवाजे को तोड़ रहे हैं, जहां हॉस्पिटल डायरेक्टर ल्यू फैंग और नर्स सुई सिन फंसे हुए हैं। ल्यू फैंग हार मानते हुए सुई सिन से कहता है कि अब बचना नामुमकिन है, दरवाज़ा ज़्यादा देर नहीं टिकेगा और उनका अंत करीब है। फिर वो हवस भरी नज़रों से सुई सिन को देखता है और हंसने लगता है। सुई सिन रो रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। तभी उसे ल्यू फैंग की अजीब हरकतें दिखती हैं। ल्यू फैंग एक शैतानी मुस्कान के साथ उसके करीब आता है और कहता है कि उसने उसे बहुत समय तक पाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं मानी। अब जब दोनों मरने वाले हैं तो क्यों ना वो मरने से पहले थोड़ा मजा कर ले। सुई सिन उसके इस बर्ताव से सदमे है। जैसे ही ज़ोंबी दरवाज़ा तोड़ते हैं, ल्यू फैंग डर के मारे पागल हो जाता है और सुई सिन को अपनी ढाल बनाकर ज़ोंबियों के सामने धकेल देता है ताकि खुद बच सके। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन खिड़की पर फंस जाता है और ज़ोंबी उसके करीब पहुंच जाते हैं। 7 मिनट बाद जमीन पर उन लोगों की लाशें बिछी हुई हैं जिन्हें काटा जा चुका है। चेन वहां पहुंचता है और उसे वो नर्स दिखाई देती है जो फिलहाल ठीक लग रही है। उसके शरीर पर ताज़ा काटने के निशान देखकर उसे एहसास होता है कि अभी वो पूरी तरह ज़ोंबी नहीं बनी है। चूंकि मिलिट्री उस इलाके को सील करने वाली है, चेन को किसी ऐसे इंसान